हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में पबेड का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आरएस मेंस का एक सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और स्पेशली ये जो नोट्स रहेंगे वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स रहेंगे। इन नोट्स का रिवीजन करेंगे। रिवीजन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो या फिर आपको सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है आपने, उसके बाद आपको रिवीजन करना हो फास्टली, तो आप जल्दी से रिवीजन कर पाओ, इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं प्रशासन। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रियर से बना है, जिसका मतलब देख लीजिए, मिनिस्ट्रियर मतलब व्यवस्था करना, देखभाल करना, प्रबंध करना। इसके बाद प्रशासन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर किया गया एक सामूहिक प्रयास है। तो प्रशासन जो है वो सामूहिक प्रयास है और किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर, तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर प्रशासन की जो विशेषताएं हैं उसमें भी ये आएंगी। पहला है सार्वभौमिक अवधारणा है। दूसरा है प्रशासन दो प्रकार का है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन, इसका उद्देश्य जो होता है वो जन कल्याण होता है और निजी प्रशासन का लाभ कमाना। प्रशासन में साझा प्रयास यानी टीम वर्क होता है और समन्वय होता है। प्रशासन एक सामान्य उद्देश्य हेतु कार्य करता है। प्रशासन शब्द बड़े संगठनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रशासन पर दृष्टिकोण देखते हैं। दो दृष्टिकोण है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो है उसके अनुसार उच्चाधिकारी जो है वो संगठन में निर्णय लेते हैं जो कि पोस्ट कोर गतिविधियों से संबंधित होते हैं। और एकीकृत दृष्टिकोण जो है वो मानता है कि सभी कर्मचारी जो है वो प्रशासन के भाग हैं, चाहे उसमें तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, उच्चाधिकारी, सभी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संगठन के लिए कार्य करने वाले सभी लोग इसमें शामिल हैं। और प्रबंधकीय दृष्टिकोण को संकुचित दृष्टिकोण भी मानते हैं क्योंकि ये केवल उच्चाधिकारियों को शामिल करता है। इसका समर्थक है साइमन स्मिथबर्ग। और एकीकृत दृष्टिकोण जो है उसके समर्थक है विलोबी और वाइट, और इसे व्यापक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके बाद प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देखते हैं। तो प्रशासन जो है दो प्रकार का होता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। जबकि लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन का ही एक भाग है। प्रशासन अपने आप में व्यापक अवधारणा हो गई और लोक प्रशासन संकुचित हो गई। इसके बाद प्रशासन एक प्रक्रिया है, वहीं लोक प्रशासन जो है वो द्विअर्थी है, एक विषय के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में। और प्रशासन जो है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर किया गया सामूहिक प्रयास है, जो कि इसकी परिभाषा थी। और लोक प्रशासन जो है एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर लोक नीतियों का क्रियान्वयन करता है। और प्रशासन जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वहीं लोक प्रशासन जो है वो सार्वभौमिक होना इसका आवश्यक नहीं है। इसके बाद शासन व लोक प्रशासन में अंतर है। शासन जो है उसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है और इन्हें जनसेवक बोलते हैं, जबकि लोक प्रशासन जो है उसकी नियुक्ति होती है सरकार द्वारा, तो इन्हें सरकारी सेवक बोलते हैं। शासन जो है उसका कार्यकाल अस्थायी होता है, यानी कि शासन का मतलब सरकार से है। और ये जो कार्यपालिका की अस्थायी शाखा है सरकार, और स्थायी शाखा जो है वो लोक प्रशासन है, जो कि नीचे दिया गया है। और कार्यकाल स्थायी हो ही गया। इसके बाद मुख्य कार्य जो है शासन का वो नीति निर्माण करना है और लोक प्रशासन का नीति क्रियान्वयन करना है। नीति निर्माण की अभिप्रेरणा जो है वो शासन को संविधान से मिलती है और लोक प्रशासन सरकार के निर्देश प्राप्त करके कार्य करता है। इसके बाद में है लोक प्रशासन का क्षेत्र। सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंतर्गत वो है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण वही है जो अभी अपन ने पढ़ा था, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसके समर्थक है साइमन स्मिथबर्ग। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से है, जहां लोक प्रशासन लोक नीतियों का क्रियान्वयन करता है, अर्थात लोक प्रशासन का जुड़ाव विधायिका व न्यायपालिका से नहीं है। इसके बाद व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण जो है उसके समर्थक है विलोबी और वाइट। इनके अनुसार लोक प्रशासन का जुड़ाव सरकार के तीनों अंगों से है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से। और किस प्रकार से है वो है सत्र प्रबंधन का काम, विधेयकों के प्रारूप तैयार करने का काम, माननीय सदस्यों को सूचनाएं प्रदान करने का काम है विधायिका से रिलेटेड, कार्यपालिका से रिलेटेड नीतियों का क्रियान्वयन करना, न्यायपालिका से रिलेटेड विभिन्न गवाह व साक्ष्य उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ न्यायालय के निर्णय जो है उनका क्रियान्वयन करवाना। उसके बाद है पोस्ट कोर्ट दृष्टिकोण, जो लूथर गुलिक ने दिया था। पोस्ट कोर्ट से अभिप्राय उच्चाधिकारी या प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है, जिसमें से पी प्लानिंग, यानी कि संसाधनों का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, वो प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित करना। उसके बाद स्टाफिंग, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि कार्य। फिर है डायरेक्टिंग, अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न दिशा निर्देश देना। कोऑर्डिनेटिंग, विभिन्न संस्थाओं, संगठन की इकाइयों, कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। आर रिपोर्टिंग, कर्मचारियों से कार्यों के प्रगति विवरण प्राप्त करना। बी फॉर बस्टिंग, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना।
इसके बाद लुथर गुलिक द्वारा 1971 में ई भी जोड़ा गया था। ई मतलब इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करना होता है। इसके बाद देखते हैं पोस्ट कोर्प की आलोचना। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीति क्रियान्वयन है जो पोस्ट कोर्प में अनुपस्थित है। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना है, जो कि इस सिद्धांत में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा ये सिद्धांत जो है वो यांत्रिक है और इसमें मानवीय भावनाएं एवं संवेदनाएं जो हैं अनुपस्थित हैं। जनसंपर्क भी उच्चाधिकारी की महत्वपूर्ण गतिविधि है, यह भी पोस्ट कोर्प सिद्धांत में अनुपस्थित है। इसके बाद पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण, यह लेविस मेरियम द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पाठ्य विषय वस्तु से अभिप्राय लोक प्रशासन द्वारा आम आदमी को उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से है। पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण ये देखता है कि लोक प्रशासन न केवल पढ़ने की पाठ्य विषय वस्तु बने, बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पे या फिर ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार लोगों को लोक प्रशासन द्वारा जो सेवाएं आम आदमी को उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनका अध्ययन करना इसके अंतर्गत शामिल है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय आदि से रिलेटेड मतलब क्रियान्वयन योजनाओं का या फिर किस स्तर पर प्रयास किए गए हैं वो पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण में आता है। मेरियम के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है कैंची के दो फलकों के समान है, जहां एक फलक पर पोस्ट कोर्प है जबकि दूसरे फलक पर इसकी विषय वस्तु का ज्ञान है, एवं कैंची के दोनों फलक जो हैं वो धारदार होने चाहिए और यह पोस्ट कोर्प सिद्धांत का पूरक है। अगला है लोक नीति दृष्टिकोण। इसके समर्थक हैं ड्रकर, बेली, लासवेल। एप्पलबी के अनुसार नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। लोक प्रशासन की नीति विज्ञान के तीनों चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है नीति निर्माण। राजनीतिज्ञों को नीति निर्माण प्रक्रिया में सलाह प्रदान करना, मंत्रियों को विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध करवाना। नीति क्रियान्वयन में लोक सेवक नीति क्रियान्वयन संबंधी कार्य करते हैं। नीति मूल्यांकन, लोक सेवक नीतियों का एक निश्चित समयावधि के पश्चात मूल्यांकन भी करते हैं। निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, ये लोक नीति दृष्टिकोण में है कि लोक सेवकों द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता है, उनका क्रियान्वयन भी इनके द्वारा किया जाता है और इनका मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके बाद है छठा लोक निजी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में दो आयाम हैं, लोक व निजी प्रशासन के मध्य समानता और दोनों के मध्य अंतर। लोक व निजी प्रशासन के मध्य समानता के समर्थक हैं फेयोल, मुने, रेले, गुलिक, उर्विक। समानता के आधार हैं कि संगठन के उद्देश्य, मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में संगठन का कोई उद्देश्य होता है, दोनों में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, दोनों में वित्त की आवश्यकता होती है, दोनों में आंकड़ा प्रबंधन किया जाता है, दोनों में जनसंपर्क की आवश्यकता होती है, दोनों में पोस्ट कोर्प तकनीक का उपयोग किया जाता है, दोनों में शोध व अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। उसके बाद लोक व निजी प्रशासन के मध्य अंतर है। इसके समर्थक जो है वो ड्रकर, एप्पलबी और साइमन है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है, इसमें लोक प्रशासन पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण होता है जबकि निजी प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता। लोक प्रशासन में नौकरशाही का अस्तित्व होता है जबकि निजी प्रशासन में निजी कर्मचारी होते हैं। लोक प्रशासन में लाल फीताशाही देखी जाती है, वहीं निजी प्रशासन समयोन्मुख होता है। लोक प्रशासन जन कल्याण के लिए कार्य करता है और निजी प्रशासन जो है उसका उद्देश्य है लाभ कमाना। लोक प्रशासन में पारदर्शिता अधिक होती है जबकि निजी प्रशासन में तुलनात्मक रूप से कम होती है। और लोक प्रशासन में नए संगठन का निर्माण जनता की मांग पर किया जाता है जबकि निजी प्रशासन में नया संगठन जो है वो लागत लाभ के अकॉर्डिंग किया जाता है। और लोक प्रशासन में संगठन का आकार बड़ा होता है जबकि निजी प्रशासन में तुलनात्मक रूप से छोटा रखा जाता है ताकि सैलरी कम देनी पड़े। लोक व निजी प्रशासन के मध्य अंतर जो है गौण होता जा रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाते जा रहे हैं। और ये इस प्रकार है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की ओर किस प्रकार है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की 3E संस्कृति को अपनाता जा रहा है। लोक प्रशासन जो है उसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता तीनों को अपनाया गया है। और इसके अलावा ग्राहकोन्मुखता, लाभोन्मुखता, उपलब्धि मूल्यांकन, संसाधनों का समुचित उपयोग। और निजी प्रशासन लोक प्रशासन की ओर कैसे है, निजी क्षेत्र द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं जैसे कि CSR गतिविधियों के अंतर्गत। और सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात कॉर्पोरेट अभिशासन अवधारणा का उदय हुआ है, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके बाद है सातवां आधुनिक दृष्टिकोण। इसके अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तनीय है और परिस्थिति अनुसार है। राज्य के कार्य में वृद्धि भी लोक प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन का कारण है। इसके बाद देखते हैं लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या चार्ल्स जे ब्यूनिन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक में की। लोक प्रशासन का अध्ययन सर्वप्रथम प्रशा में प्रारंभ हुआ। लोक प्रशासन की व्याख्या सर्वप्रथम हैमिल्टन द्वारा द फेडरलिस्ट लेख में की गई, ये ज़्यादा याद करने का नहीं है। इसके बाद में विभिन्न चरण जो है वो याद रखने हैं। पहला है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। 1887 से 1927 के बीच में ये चरण चला। इस चरण में सर्वप्रथम वुड्रो विल्सन द्वारा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख लिखा गया और इसमें लोक प्रशासन को एक विषय व एक व्यवस्था के रूप में अलग करने पर बल दिया और इन्होंने कहा कि अलग किया जाना चाहिए। उसके बाद विल्सन के अनुसार किसी संविधान को बनाने से अधिक चलाना मुश्किल है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है।
1900 में गुडनाव द्वारा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी गई। इन्होंने विल्सन के द्विविभाजन सिद्धांत का समर्थन किया। इन्हें अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्यपुस्तक की रचना एल.डी. व्हाइट द्वारा 1926 में की गई, जिसका नाम एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया। और निष्कर्ष क्या निकले पहले चरण के कि लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान विषय से अलग कर दिया गया, और इस चरण में लोक प्रशासन की जो प्रथम पाठ्यपुस्तक है उसकी रचना हुई। इसके बाद दूसरा चरण जो है वो है सिद्धांतों का स्वर्णकाल 1927 से 1937। इस चरण में लोक प्रशासन के प्रारंभिक विषय वस्तु का विकास हुआ, क्योंकि शास्त्रीय विचारकों के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना की गई थी, और वो पुस्तकें हैं मुनेवरेले द्वारा ऑनवर्ड इंडस्ट्री, और फेयोल द्वारा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फोलेट द्वारा क्रिएटिव एक्सपीरियंस, गुलिक और उर्विक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और विलोबी ने द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक्स लिखी। इसके बाद शास्त्रीय विचारकों द्वारा संगठन के विभिन्न सिद्धांत दिए गए। फेयोल ने 14, गुलिक ने 10, उर्विक ने 8, मुनेवरेले ने 4 सिद्धांत दिए। निष्कर्ष क्या निकला? लोक प्रशासन की प्रारंभिक विषय वस्तु का विकास हुआ। उसके अलावा शास्त्रीय विचारकों ने दावा किया कि सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर लोक प्रशासन जो है विज्ञान है। शास्त्रीय विचारकों के अनुसार लोक व निजी प्रशासन के मध्य विभिन्न समानताएं हैं। तीसरा चरण आलोचनाओं और चुनौतियों का काल 1938 से 47 तक। 1938 में बर्नार्ड द्वारा द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक की रचना की गई। इसने शास्त्रीय विचारकों द्वारा दिए गए किसी भी सिद्धांत को अपनी पुस्तक में शामिल नहीं किया, अतः उसने अप्रत्यक्ष रूप से संगठनों के सिद्धांतों की आलोचना की। 1946 में साइमन द्वारा अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर तथा अपने लेख द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन के सिद्धांत को मुहावरे व कहावतें बताया। रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स में लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 समस्याओं का उल्लेख किया, जो कि हैं मूल्य, व्यवहार और परिवेश। इसके बाद चौथा चरण है पहचान का संकट। 1948 से 1970 के बीच जॉन गोस द्वारा 1950 में द ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख लिखा। गोस के अनुसार लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान विषय की एक शाखा है। लोक प्रशासन के अन्य विद्वान मार्टिन ने जॉन गोस के विचारों का समर्थन किया, अतः लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वान राजनीति विज्ञान की ओर मुड़ गए। दूसरी ओर लोक प्रशासन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु इसमें नवीन अवधारणाओं का विकास किया गया, जो कि है तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, जनचयन विचारधारा। फिर पांचवा है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल या फिर नवलोक प्रशासन का काल 1970 से 1991। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को अंतर विषय बनाने पर बल दिया गया, या लोक प्रशासन में अन्य विषयों की विषय सामग्री को शामिल करने पर भी बल दिया गया, जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, विधि, प्रबंध, समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को इसमें शामिल करने का। दूसरी ओर अमेरिका के लोक प्रशासन में विभिन्न सुधार किए गए, जिन्हें नवलोक प्रशासन कहा जाता है। इसकी विशेषताएं थी व्यवस्था के रूप में राजनीति द्विविभाजन जो सिद्धांत है इसको समाप्त, पद सोपान में लचीलेपन पर बल, केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण, लोक प्रशासन में ग्राहकोन्मुखता, लोक सेवकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन। उसके बाद छठा चरण जो है एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन का काल है। ये 1991 से अभी चल रहा है। छठे चरण की विशेषताएं क्या है? 3 संस्कृति पर बल, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, लोक प्रशासन में लाभोन्मुखता पर बल, लोक प्रशासन कर्ता व नियंत्रणकर्ता के स्थान पर सुविधाकर्ता, प्रोत्साहनकर्ता व वितरणकर्ता की भूमिका में आ गया। विनौकरशाहीकरण यानी नौकरशाही के आकार में कटौती की गई बाई गोल्डन हैंडशेक स्कीम्स, और सरकार के आकार में कटौती, प्रशासनिक सुधारों व नवाचारों पर बल, लोक प्रशासन में ग्राहकोन्मुखता। निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन का विकास जो है इसके विभिन्न चरण हैं, जैसे कि इनकी बुक जो है उनमें लिखा है इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में। पहला राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की ओर, लोक प्रशासन प्रबंध की ओर, लोक प्रशासन के रूप में, और सुशासन का काल। इसके बाद देखते हैं भारत में लोक प्रशासन का विकास। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन विषय में एक डिप्लोमा प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत हुई। 1941 में डिप्लोमा प्रोग्राम इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा शुरू, 1943 में लखनऊ विश्वविद्यालय, 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय, 1950 में लोक प्रशासन विषय का प्रथम स्वतंत्र विभाग नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा खोला गया। इसमें विशेष प्रयास महादेव प्रसाद शर्मा के थे, इसलिए एमपी शर्मा को भारत में लोक प्रशासन का पिता एवं लोक प्रशासन का प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। अन्य स्वतंत्र विभाग 1959 में लखनऊ विश्वविद्यालय, 1961 में हैदराबाद व पंजाब विश्वविद्यालय, 1965 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। एपलबी कमीशन ने लोक प्रशासन विषय में शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु नए संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी, जो 2 थे IIPA और ISPA, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1954 एंड 1955।
1986 में यूपीएससी द्वारा लोक प्रशासन विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में घोषित कर दिया गया। लोक प्रशासन के 4 मठ हैं: लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़ और जयपुर। राजस्थान में लोक प्रशासन के पिता एमवी माथुर, मुकुट बिहारी माथुर। लोक प्रशासन की प्रकृति जो है 2 प्रकार की, विषय के रूप में और व्यवस्था के रूप में। विषय के रूप में लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन कला है, और व्यवस्था के रूप में प्रबंधकीय प्रकृति और एकीकृत प्रकृति। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में है, ऐसा मानना है विलोबी विल्सन मर्सन का। आधार क्या दिए इन्होंने? विज्ञान की भांति व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, विज्ञान की भांति अंतर विषयी अध्ययन पर बल, विज्ञान की भांति सार्वभौमिक सिद्धांत जैसे समन्वय, कार्य विभाजन, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, विज्ञान की भांति भविष्यवाणी की क्षमता। डॉक्टर इंजीनियर की भांति लोक सेवक भी मंत्रियों के सलाहकार होते हैं। लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति सार्वभौमिक ग्रंथ जैसे पॉलिटिक्स, द प्रिंस, अर्थशास्त्र, आईन अकबरी। लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति मूल्य मुक्त अध्ययन, यानी कि इसमें भी वैल्यू फ्री स्टडी की जाती है, मूल्यों पर जोर नहीं दिया जाता। लोक प्रशासन में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे CPM, PERT, क्रिटिकल पाथ मेथड लागत नियंत्रण के लिए, और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक समय नियंत्रण के लिए। लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति शोध व अनुसंधान कार्य जैसे PhD, MPhil, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इसके समर्थक हैं कोहन, मोरिस, फाइनर। आधार क्या दिए इन्होंने? लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति प्रयोगशाला में मशीनों का अभाव है। लोक प्रशासन मूल्योन्मुखी है, यानी कि मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, और जहां लोक सेवकों का व्यवहार परिवर्तनशील होता है वही विज्ञान की मुख्य विशेषता निश्चितता है। लोक प्रशासन में भविष्यवाणी की सटीकता का अभाव है। लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत ही सार्वभौमिक हैं, सभी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। और डहल के अनुसार लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 बाधाएं हैं: मूल्य, व्यवहार और परिवेश। लोक प्रशासन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा, इसके समर्थक हैं साइमन, उर्विक, पटेलर। लोक प्रशासन एक कला है, समर्थक हैं ग्लेडन, टीड और MP शर्मा। आधार क्या है? कलाकार की भांति लोक सेवक में सृजनात्मकता, दोनों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, कलाकार के लिए भी और लोक प्रशासक के लिए भी। दोनों के लिए अभ्यास व अनुभव का महत्व होता है। कार्य कुशलता के प्रदर्शन हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि कलाकार के लिए कलर, ब्रश, कैनवास होते हैं, उसी प्रकार लोक सेवक के लिए वह संगठन जहाँ वह कार्य कर रहा है वह उसके लिए माध्यम होता है। इसके अलावा लोक प्रशासन कला की भांति समय व स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है, दोनों हेतु व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। कला की भांति लोक प्रशासन में भी शोध व अनुसंधान कार्य हैं। और LD वाइट के अनुसार लोक प्रशासन न तो विज्ञान है न ही कला है, यह तो सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। एक व्यवस्था के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति, प्रबंधकीय प्रकृति। इसके अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति में केवल उच्चाधिकारी शामिल होंगे जो निर्णय निर्माण या फिर पोस्ट कोप गतिविधियों में शामिल हैं। एकीकृत प्रकृति, इसके अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति में सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, जैसे उच्चाधिकारी, लिपिक और तकनीकी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी सभी। उसके बाद है नवलोक प्रशासन। यह 1968 के पश्चात अमेरिका के लोक प्रशासन में किए गए विभिन्न सुधारों के सम या परिवर्तनों के शकल के रूप में सामने आए, यानी कि अमेरिका में जो भी सुधार हुए उनके बावजूद ये देखने को मिला, जैसे पद सोपान में लचीलापन, विकेंद्रीकरण, ग्राहकोन्मुखता। नवलोक प्रशासन के उदय के कारण अमेरिका में सामाजिक आर्थिक असंतोष ये पहला कारण है। इसमें है गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, तीव्र नगरीकरण, गंदी बस्तियां, पर्यावरण प्रदूषण, यातायात संबंधी समस्याएं ये बढ़ती जा रही थी, इसलिए नवलोक प्रशासन का उदय हुआ। दूसरा है हनी रिपोर्ट, हनी प्रतिवेदन 1967। लोक सेवाओं में उच्च शिक्षा हेतु प्रोफेसर हनी के अनुसार अमेरिका के लोक सेवक जो हैं वो अव्यवहारिक है, क्योंकि लोक प्रशासन अमेरिका में एक अकादमिक विषय नहीं बन पाया है। अकादमिक में से मतलब एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं बना, तो इसके लिए इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, जो देखते हैं कि पहली थी स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो उनके लिए। फिर है शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों हेतु अनुदान की व्यवस्था, PhD वगैरह कोई कर रहा है तो उनके लिए अनुदान। और तीसरा है 3 स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करना शोध व अनुसंधान कार्यों हेतु। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे चार्ल्स वर्थ। इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई। एक व्यवस्था के रूप में राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का विरोध किया गया, केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण, पद सोपान में लचीलापन, ग्राहकोन्मुखता और लोक सेवकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन। फिर मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, इसके अध्यक्ष थे वाल्डो। इस सम्मेलन में नवलोक प्रशासन के 4 लक्ष्य तय किए गए।
प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। प्रासंगिकता यानी कि लोक प्रशासन के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रासंगिकता तय की गई, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में। फिर मूल्य, लोक सेवकों को मूल्योन्मुखी होना चाहिए, जैसे ईमानदारी, सहिष्णुता, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, दया, सत्यनिष्ठा, परोपकार आदि जो भी मूल्य हैं वो उनमें होने चाहिए। इसके बाद तीसरा है परिवर्तन, यह है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर बल देता है। फिर समता, समाज के गरीब, पिछड़े, शोषित वर्ग हेतु विशेष प्रयास। फिर है साहित्य का योगदान, फ्रैंक मैरिनी ने टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव, और वाल्डो की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। तो नवलोक प्रशासन के उदय के कारण जो है वो हैं 5। उनमें है अमेरिका में सामाजिक आर्थिक असंतोष, उसके अलावा दूसरा है हनी रिपोर्ट, तीसरा है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, चौथा मिनोब्रुक सम्मेलन और पांचवा है साहित्य का योगदान। नवलोक प्रशासन की विशेषताएं देखते हैं। यह व्यवस्था के रूप में राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का विरोध करता है, विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, पद सोपान में लचीलेपन पर बल देता है, निजी क्षेत्र की भांति ग्राहकोन्मुखता पर बल देता है। एनपीए के 4 लक्ष्य हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन, समता। यह लोक सेवकों की अभिवृत्ति या मानसिकता में परिवर्तन पर बल देता है। यह जन सहभागिता का समर्थक है। इसके अनुसार लोक सेवकों को मूल्योन्मुखी होना चाहिए। यह नियमों कानूनों में लचीलेपन पर बल देता है। नवलोक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका इसने 4D बताया है: डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनोकरशाहीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण, डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। नवलोक प्रशासन की आलोचना, लोक सेवकों में मूल्यों पर अत्यधिक बल देता है। नवलोक प्रशासन उस समय विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक नहीं था। विचारों में एकरूपता का अभाव। एक और नवलोक प्रशासन लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य तय करता है, दूसरी ओर यह विनोकरशाहीकरण का समर्थक है, यानी कि पहले लक्ष्य तय कर रहा है और फिर कह रहा है कि नौकरशाही के आकार में कटौती कर दी जाए। नवलोक प्रशासन की वर्तमान में भारत में प्रासंगिकता, एक व्यवस्था के रूप में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का विरोध, नीति निर्माण में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग किया जाना चाहिए, इसका विरोध किया गया था। तो ये सही है, क्योंकि लोक सेवक जो है उनकी भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा भी है। ऐसा विकेंद्रीकरण का समर्थन, स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपना। फिर है पद सोपान में लचीलापन, भारत में ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन दिया गया और ये पद सोपान में लचीलापन लेके आती है। ग्राहकोन्मुखता, भारत में नागरिक अधिकार पत्र, लोक सेवा गारंटी कानून और राइट टू हियरिंग एक्ट, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट। और इसके अलावा लोक सेवकों की मानसिकता में परिवर्तन, भारत में सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी एवं अलग समिति की सिफारिशें हैं इससे रिलेटेड। जन सहभागिता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, नियमों व कानूनों में लचीलापन, जैन आयोग का गठन और विनौकरशाहीकरण, भारत में गोल्डन हैंडशेक स्कीम, इसके माध्यम से विनौकरशाहीकरण किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं मिनोब्रुक सम्मेलन। प्रथम हुआ 1968 में, द्वितीय 1988 में, तृतीय हुआ 2008 में। ये प्रत्येक 20 साल के बाद होता है। आयोजक वाल्डो प्रथम के, सेकंड के फ्रेडरिक्सन, थर्ड के रोजमेरी ओलियरी। और फर्स्ट में इसका आयोजन जो है अमेरिकी सामाजिक आर्थिक असंतोष के दौरान हुआ, और द्वितीय का हुआ एलपीजी सुधारों के दौरान, और थर्ड का हुआ यूएसए में आर्थिक मंदी व मोबाइल गवर्नेंस के दौरान। और फर्स्ट में नवलोक प्रशासन के 4 लक्ष्य तय किए गए: प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन, समता। और सेकंड में 3E पर बल दिया गया, थर्ड में TAR पर बल दिया गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व में। और फर्स्ट में अधिकतर भागीदार युवा थे, सेकंड में अधिकतर भागीदार युवा व अनुभवी लोग थे, थर्ड में 13 देशों के 220 प्रतिनिधि थे, फर्स्ट में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, दूसरों में नगण्य थी और तीसरों में अनेक महिलाओं ने भाग लिया। इसके अलावा फर्स्ट जो है लोक प्रशासन का आलोचक है, सेकंड जो है लोक प्रशासन की सीमित भूमिका का समर्थक है, और थर्ड जो है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए लोक प्रशासन का अस्तित्व जो है वो आवश्यक मानता है, जरूरी मानता है। तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन की थीम्स जो थी वो द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। और व्याख्यान कौन कौन से थे? द बेस्ट ऑफ मिनोब्रुक थर्ड, लेखक है सुन ही किम, रोजमेरी ओलियरी, 2 लेखक, छोड़ो ये याद नहीं करना था अपने को। उसके बाद है नवलोक प्रबंधन। नवलोक प्रबंधन लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की प्रबंधकीय तकनीकों व विशेषताओं को लागू करने की कला है। इसका मुख्य कारण क्या है? एलपीजी सुधार। और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं विनौकरशाहीकरण, स्थानीयकरण और बाह्यकरण। नवलोक प्रबंधन शब्द क्रिस्टोफर हुड द्वारा अपने लेख ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन में दिया गया। एनपीएम की विस्तृत व्याख्या ओसबोर्न व गेबलर द्वारा अपने पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में 1992 में की गई। एनपीएम के अन्य नाम हैं तीसरा रास्ता,
यूएगोन द्वारा दिया गया, उद्यमी प्रशासन ओसबोर्न एवं गेबलर द्वारा, उत्तर नौकरशाही प्रतिमान बार्जले द्वारा और नव टेलरवाद। फिर देखते हैं विशेषता नवलोक प्रबंधन की। लोक प्रशासन में 3 संस्कृति पर बल, और 3 संस्कृति में मितव्ययता, प्रभावशीलता, कार्यकुशलता शामिल है। भारत में क्रियान्वयन, भारत में उद्यमी प्रशासन अवधारणा का उदय हुआ, इसके कारण भारत में विनिवेश कार्यक्रम शुरू हुआ। सार्वजनिक संस्थाओं में सूचना व सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। इसका प्रभाव क्या निकला? सार्वजनिक क्षेत्र में मितव्ययी संस्कृति का प्रसार हुआ, बढ़ती प्रशासनिक कार्यकुशलता, सार्वजनिक संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित हुआ। इसके बाद स्थानीयकरण या फिर विकेंद्रीकरण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और नीति आयोग की स्थापना। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी कि राजस्व हस्तांतरण उनके साथ, राज्यों के साथ। और स्थानीय, इसका महत्व क्या निकला? स्थानीय सरकार जो सशक्त बनी, स्थानीय स्तर तक सरकारी योजनाएं जो है उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ। इसके बाद विनौकरशाहीकरण। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश गोल्डन हैंडशेक स्कीम और सुविधा आधारित भर्तियां, लेटरल एंट्री सिस्टम, इनके द्वारा विनौकरशाहीकरण किया जा रहा है। और नौकरशाही का तार्किक आकार व सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग इसके माध्यम से सुनिश्चित हो रहे हैं। इसके बाद है बाह्यकरण यानी कि ठेका पद्धति। लोक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की कार्य संस्कृति का विकास हुआ। लोक व निजी प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुए। सरकार के कार्यभार में कमी आई। निजी क्षेत्र द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्यों को सुनिश्चित किया गया। सरकार के आकार में कमी, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संसाधनों का सदुपयोग इससे सुनिश्चित हुआ। ग्राहकोन्मुखता, नागरिक अधिकार पत्र, लोक सेवा गारंटी कानून, संपर्क पोर्टल। लोक प्रशासन को नागरिकोन्मुखी बनाया जा रहा है। इसके बाद पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकता है। ये लोक सेवकों की जवाबदेहिता में वृद्धि करता है, प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसके बाद उपलब्धि मूल्यांकन, 360 डिग्री फीडबैक व्यवस्था, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, और इसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। अर्थ बाजार व्यवस्था, पद सोपान में लचीलेपन पर बल, एक व्यवस्था के रूप में राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का विरोध। लोक प्रशासन कर्ता या नियंत्रणकर्ता के स्थान पर सुविधाकर्ता, वितरणकर्ता, प्रोत्साहनकर्ता के रूप में लोक निजी भागीदारी। इसके बाद नवलोक प्रबंधन की आलोचना। मार्गेट्स और डनलीवी ने नवलोक प्रबंधन की पुनः एकीकरण द्वारा आलोचना की। पुनः एकीकरण से अभिप्राय है उन क्षेत्रों की पहचान से है जहाँ केवल सरकार को कार्य करना चाहिए, उदाहरण सुरक्षा व लोक कल्याण। यानी नवलोक प्रबंधन जो है वो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की भागीदारी और निजी प्रशासन की जो टेक्निक्स होती हैं, तकनीकों का यूज करने पर बल देता है। वहीं मार्गेट्स व डनलीवी ने पुनः एकीकरण द्वारा इसकी आलोचना की और कहा कि केवल सरकार का भी कुछ क्षेत्रों में जो है ओनली सरकार होनी चाहिए, जैसे कि सुरक्षा और लोक कल्याण जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ना कि पब्लिक वेलफेयर और सिक्योरिटी वगैरह के लिए। सेकंड है, यह अवधारणा निजी क्षेत्र पर अत्यधिक बल देती है और यह समाज में बढ़ती बेरोजगारी का कारण बन सकती है। लोक सेवकों का मनोबल गिर सकता है इससे, और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर संकट बन सकता है। इसके अलावा नवलोक प्रशासन व नवलोक प्रबंधन में अंतर। नवलोक प्रशासन उदय का कारण अमेरिका में सामाजिक आर्थिक असंतोष और नवलोक प्रबंधन एवरेजी सुधारों के कारण। नवलोक प्रशासन केवल विकसित देशों हेतु प्रासंगिक और नवलोक प्रबंधन विकसित व विकासशील दोनों देशों हेतु प्रासंगिक। नवलोक प्रशासन युवाओं का आंदोलन भी था और नवलोक प्रबंधन जो है इसमें युवा और अनुभवी दोनों भागीदार थे, जबकि नवलोक प्रशासन में युवाओं का। और नवलोक प्रशासन जो है इसके 4 लक्ष्य हैं: प्रासंगिकता, मूल्य, क्षमता, परिवर्तन। वहीं नवलोक प्रबंधन जो है 3E पर बल देता है: मितव्ययता, प्रभावशीलता और कार्यकुशलता। नवलोक प्रशासन जो है इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: जन भागीदारी, नियमों और कानूनों में लचीलापन, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन। वहीं नवलोक प्रबंधन की विशेषताएं हैं: स्थानीयकरण, बाह्यकरण, विनौकरशाहीकरण। नवलोक प्रशासन जो है लोक प्रशासन का आलोचक है, वहीं नवलोक प्रबंधन जो है लोक प्रशासन की सीमित भूमिका पर बल देता है। नवलोक प्रशासन केवल लोक प्रशासन पर निर्भर करता है और नवलोक प्रबंधन जो है लोक और निजी प्रशासन दोनों पर निर्भर करता है। और नवलोक प्रशासन जो है लोक प्रशासन को प्रगतिशील विज्ञान बनाने पर बल देता है। नवलोक प्रबंधन प्रबंधवाद पर बल देता है। प्रगतिशील विज्ञान का मतलब है कि लोक प्रशासन में परिवर्तन, सुधार, और प्रबंधवाद का मतलब है लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीकी को अपनाना। इसके बाद दोनों में समानता क्या है?
राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का विरोध करते हैं दोनों। पद सोपान में लचीलेपन पर जोर देते हैं। विनोकरशाहीकरण पर बल देते हैं। नियमों व कानूनों में लचीलेपन पर बल देते हैं। ग्राहकोन्मुखता पर बल देते हैं। दोनों लोक प्रशासन में परिवर्तन पर बल देते हैं। ओसबोर्न व गेबलर का 10 सूत्रीय कार्यक्रम है। ओसबोर्न व गेबलर ने अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में 1992 में नवलोक प्रबंधन हेतु 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। प्रतिस्पर्धी सरकार यानी कि सेवा और वस्तु प्रदाता जो है उनके बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसके अलावा बाजारोन्मुखी सरकार, निजी व बाजार आधारित प्रशासन होना चाहिए। लक्ष्योन्मुखी सरकार, लक्ष्य प्राप्ति की भावना। परिणामोन्मुखी सरकार, परिणाम प्राप्ति की भावना। लाभोन्मुखी सरकार, लाभ प्राप्ति की भावना। उत्प्रेरक सरकार, लोक, निजी व स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन दे। ग्राहकोन्मुखी सरकार, नागरिक को ग्राहक मानना। विकेंद्रीकृत सरकार, नागरिकोन्मुखी सरकार और परिपक्व सरकार। इसके बाद है निगमित अभिशासन, कॉरपोरेट गवर्नेंस। निगमित अभिशासन उन मूल्यों, सिद्धांतों, नियमों, आदर्शों, नैतिक मूल्यों का योग है जो निजी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व को बढ़ाने हेतु प्रेरित करता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और निष्पक्षता, उत्तरदायित्व जो है इनको बढ़ाने का काम जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस करता है। यह अवधारणा सर्वप्रथम ऑगस्टस बर्ले व सीमेंस द्वारा अपनी पुस्तक द मॉडर्न कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी में 1932 में दी गई थी। इस अवधारणा को पुनः लोकप्रिय ब्रिटेन की कैडबरी समिति द्वारा 1992 में बनाया गया था। अन्य समितियां जिन्होंने इस अवधारणा के लिए काम किया वो है ओंकार गोस्वामी समिति इंडिया की, दक्षिण अफ्रीका की किंग्स समिति, अमेरिका की रिबन समिति, फ्रांस की वियनोट समिति। इसके बाद कंपनी या कॉरपोरेट, इससे संबंधित पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है रेगुलेटरी बॉडी, दूसरा है स्टेक होल्डर्स, नियामकीय ढांचा और हितधारक। एक तो जो है जो रेगुलेट करते हैं इसको वो, और दूसरे क्या है स्टेक होल्डर्स यानी कि इससे रिलेटेड जो हित रखते हैं अपने वो। तो नियामकीय ढांचे में सबसे पहले शेयर धारक जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, उसके बाद निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंधन। इसके बाद हितधारक कौन कौन होते हैं? वो होते हैं कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ऋण प्रदाता, उपभोक्ता एवं अन्य समुदाय। इसकी विशेषताएं हैं निजी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता पर बल देता है। और यह अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु भी प्रासंगिक है पीएसयूज के लिए। यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करता है। निजी क्षेत्र द्वारा जनकल्याण व पर्यावरण संरक्षण की भी वकालत करता है। शेयरधारकों के साथ साथ हितधारकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। फिर है उदय के कारण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी का प्रभाव। निजी क्षेत्र में घोटालों व दुराचरणों को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। नौकरशाही में हो रहे समानांतर सुधारों से प्रेरणा, यानी कि नौकरशाही में सुधार हो रहे थे तो इधर प्राइवेट सेक्टर में भी सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। शेयरधारकों व हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु। इसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत। पहला है शेयरधारकों के अधिकारों का सिद्धांत। शेयरधारकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए? कंपनी के लाभ संबंधी सूचना, निर्णय निर्माण में भागीदारी, कंपनी से संबंधित विभिन्न सूचनाएं। फिर है शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत। शेयरधारकों के साथ लाभ वितरण में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके बाद हितधारकों के अधिकारों का सिद्धांत। निर्णय निर्माण में हितधारकों की भागीदारी होनी चाहिए। हितधारकों को विधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। अगला है निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत। निदेशक मंडल को शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। फिर है सत्यनिष्ठा या सहज चरित्रता का सिद्धांत। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने हेतु आचरण नियमावली बनाई जानी चाहिए। फिर है पारदर्शिता या प्रकटीकरण का सिद्धांत। निम्न गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। कौन कौन सी? निदेशक मंडल में सदस्यों की नियुक्ति, अंकेक्षण, कंपनी की चयन और कंपनी का लाभ, समिति का गठन, इन सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व। निजी क्षेत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। इससे घोटाले, दुराचरण को रोकता है। इससे निवेश व लाभ बढ़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कारण। और पर्यावरण संरक्षण में जनकल्याण सुनिश्चित होता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में नैतिकता का विकास होता है। शेयरधारकों व हितधारकों के अधिकारों की रक्षा होती है। महिला सशक्तिकरण होता है क्योंकि निदेशक मंडल में महिलाओं की नियुक्ति, और निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि होती है। इससे भारत सरकार द्वारा इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? पहला है समितियों का गठन। ओंकार गोस्वामी समिति 1997, कुमार मंगलम बिरला समिति 1999, नरेश चंद्र समिति 2002, नारायण मूर्ति समिति 2003, उदय कोटक समिति 2017, कंपनी कानून 2013।
इस कानून में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु किए गए प्रयास, निदेशक मंडल में महिला सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए, अंकेक्षण कंपनी हेतु विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई और सीएसआर नियमों का प्रावधान किया गया। और अपने आप में सीएसआर जो है वो सरकार का एक बड़ा प्रयास है। तो सीएसआर नियम 2013 और सीएसआर कानून 2013 की धारा 135 में कंपनी कानून 2013 की धारा 135 में सीएसआर नियमों का प्रावधान है। इसके बाद है भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का गठन। फिर है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और निजी कंपनियों हेतु लेखांकन के मानक तैयार करता है। फिर है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, निदेशक मंडल की बैठकों के मानक तैयार करता है। फिर है NFCG, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निजी क्षेत्र को सुधार हेतु अभिप्रेरित करता है। फिर है SEBI, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है। उसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। CSR उन गतिविधियों का योग है जो किसी कंपनी द्वारा लाभार्जन के प्रतिफल में सामाजिक कल्याण हेतु संचालित की जाती हैं। यानी कि कंपनी को लाभ होने के प्रतिफल में जो भी सामाजिक कल्याण की गतिविधियाँ की जाती हैं वो CSR कहलाती हैं। जैसे कि एक नन्ही कली महिंद्रा फाउंडेशन का वो है प्रोजेक्ट है, और जो कि वंचित लड़कियां जो हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट सखी, हिंदुस्तान जिंक द्वारा संचालित है ये, जो कि ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास करता है। इसके बाद में कंपनी कानून 2013 में प्रावधान क्या है, इसकी धारा 135 में एक कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या नेटवर्थ 500 करोड़ या औसत लाभ 5 करोड़ होगा तो कंपनी को अपने पिछले 3 वर्ष के लाभ का 2% कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करना होगा। इसके बाद कंपनी को एक CSR समिति का गठन करना होगा जो प्रबंधन को CSR गतिविधियों के संबंध में सलाह प्रदान करेगी। विभिन्न CSR गतिविधियां हो सकती हैं जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, खेलों को बढ़ावा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। और CSR के प्रकार कौन कौन से हैं? CSR के प्रकार पर्यावरण, मानव संसाधन, समुदाय और दानशीलता, ये 4 प्रकार हैं। जिसमें पर्यावरण आधारित CSR में यदि कंपनी पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों या गतिविधियों में भाग लेती है जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। दूसरा है मानव संसाधन आधारित CSR, कंपनी कर्मचारियों के कल्याण संबंधित गतिविधियों में भाग लेती है जैसे उनके स्वास्थ्य बीमा हो गया, उनके लिए उच्च सुरक्षा मानक हो गई। समुदाय आधारित CSR, जिसमें CSR गतिविधियों का संचालन जन कल्याण हेतु करती है तो समुदाय आधारित CSR हो गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना। और दानशीलता या परोपकारिता आधारित CSR, तो कंपनी द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाना। कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जन कल्याणकारी कार्य नहीं करके आर्थिक अनुदान दे दे, जैसे कि बिल गेट्स का मिलिंडा फाउंडेशन। और CSR जो है वो अमेरिका की देन है। CSR के विरुद्ध निजी क्षेत्र के तर्क क्या हैं? निजी क्षेत्र बोलता है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से एक कर ही है और कॉरपोरेट हाउसों द्वारा पहले से ही सरकार को कॉरपोरेट टैक्स दिया जा रहा है, अतः CSR जो है वो कर के ऊपर कर है। इसके बाद कंपनी को एक भी पैसा खर्च करने से पूर्व शेयरधारकों से अनुमति लेनी होती है, जो कि एक कठिनाई का कार्य है। CSR से कंपनी के व्यय में वृद्धि होगी और इससे क्या है कि उनका इन्वेस्टमेंट घटेगा और लाभ घटेगा। और जन कल्याणकारी कार्य करना सरकार का दायित्व है, ना कि कंपनियों का। और CSR जो है नैतिक दायित्व होना चाहिए, ना कि बाध्यता होनी चाहिए। CSR का महत्व सरकार के कार्यभार में कमी करती है, जिससे सरकार अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। निजी क्षेत्र द्वारा जन कल्याण में पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है। कंपनी की ब्रांड इमेज बनती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, कर्मचारियों को मोटिवेट कर पाता है जिससे कि उनका कार्य निष्पादन बढ़ता है, प्रबंधन व कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ संबंध बनते हैं। फिर CSR की कमियाँ सीमित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट घरानों द्वारा व्यय किया जाता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। और CSR गतिविधियाँ केवल शहरी क्षेत्रों में संचालित की जाती हैं। साथ ही साथ भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वो भी CSR गतिविधियों से अछूते हैं। स्थानीय प्रशासन का कॉर्पोरेट घरानों से सहयोग का अभाव है। कंपनियों हेतु कानून में कठोर दंड के प्रावधानों का अभाव है। CSR के संबंध में जन जागरूकता का अभाव है। सुझाव क्या है? CSR कानून के साथ पुरस्कार प्रणाली को जोड़ा जाना चाहिए। CSR कानून को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को CSR गतिविधियों हेतु कॉर्पोरेट घरानों का सहयोग करना चाहिए। CSR कानून में संशोधन कर दंड व जुर्माने के कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। कॉर्पोरेट घरानों द्वारा CSR गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए या इन्हें अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे खेलों को बढ़ावा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
फिर है कॉरपोरेट गवर्नेंस और सीएसआर के बीच अंतर। कॉरपोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक आदर्शवादी अवधारणा है, जबकि सीएसआर जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस का ही क्रियान्वयन है। कॉरपोरेट गवर्नेंस निजी क्षेत्र में उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, निष्पक्षता, नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता बढ़ाता है। वहीं सीएसआर जो है निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक व्यापक अवधारणा है, वहीं सीएसआर एक संकुचित हो जाती है अपने आप में ही। और कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है भारत में निजी क्षेत्र हेतु बाध्यकारी नहीं है, परंतु सीएसआर जो है वो कंपनी नियम 2013 द्वारा निजी क्षेत्र हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इसके बाद में है संगठन के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है पद सोपान। पद सोपान यानी कि उच्चस्थ अधीनस्थ संबंधों का वह जाल जिसके माध्यम से कर्मचारियों के कार्यों, उत्तरदायित्व, कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है और सार्वभौमिक घटना है प्रत्येक संगठन में लागू होती है। राजस्व कर्मचारियों का पद सोपान ये होता है डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी। और मुनेवर रेले ने इसे स्केलर प्रोसेस तथा हेनरी फेयल ने इसे स्केलर चेन नाम दिया था। पुलिस प्रशासन में एसपी, एएसपी, डीवाईएसपी, सीआई, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल होते हैं। उसके बाद विशेषता देखते हैं। पद सोपान संगठन में कर्मचारियों के मध्य उत्तरदायित्व व कार्य विभाजन को सुनिश्चित करता है। उच्चाधिकारी व अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंधों की पहचान का माध्यम है। पद सोपान जो है वो पिरामिडनुमा संरचना है, बहुस्तरीय व्यवस्था है। पद सोपान से निम्नलिखित सिद्धांत जुड़े होते हैं। आदेश की एकता, तदनुरूपता का सिद्धांत और उचित माध्यम द्वारा। आदेश की एकता मतलब एक कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी आदेश देगा। तदनुरूपता का सिद्धांत कर्मचारी के मध्य उत्तरदायित्व के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण, यानी कि जिसके पास जितनी उत्तरदायित्व है उतनी ही सत्ता उसको दी जाए, तो ये पद सोपान से पता लगता है। और उचित माध्यम द्वारा यानी कि एक प्रॉपर और फिक्स चैनल जिसके माध्यम से संचार हो। तो जैसे कि प्रत्येक ने अधीनस्थ जो है अपने उच्चाधिकारी से संचार करेगा, उसको किसी भी चीज़ की रिपोर्ट देगा और इन्फॉर्मेशंस देगा, तो वो एक प्रॉपर चैनल तभी बनेगा जब पद सोपान होगा। पद सोपान के स्तर आपस में जुड़े होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संगठन में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। पद सोपान में आदेश का मार्ग ऊपर से नीचे की ओर होता है। फिर है पद सोपान के प्रकार। फिफ्नर व शेरवुड के अनुसार पद सोपान 4 प्रकार का है, जो कि है कार्य आधारित, वेतन आधारित, कौशल आधारित और रैंक आधारित पद सोपान। कार्य आधारित पद सोपान का निर्धारण कर्मचारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर जैसे वेतन आधारित पद सोपान का निर्धारण कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक द्वारा किया जाता है। कौशल आधारित पद सोपान कर्मचारियों के कौशल या कार्य कुशलता के आधार पर पद सोपान का निर्धारण। रैंक आधारित पद सोपान का निर्धारण रैंक के द्वारा किया जाता है, जैसे सैन्य प्रशासन में। फिर है पद सोपान का महत्व। संगठन में कर्मचारियों के मध्य उत्तरदायित्व विभाजन को सुनिश्चित करता है। उच्चाधिकारियों व अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंधों की पहचान का माध्यम है। संचार की स्पष्टता सुनिश्चित करता है। संगठन को संगठित करता है, स्थिरता प्रदान करता है और संगठन में पदोन्नति व प्रत्यायोजन दोनों को संभव बनाता है। अन्य सिद्धांतों की जड़ है और कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का माध्यम है। इसी के साथ सत्ता के बंटवारे को सुनिश्चित करता है। पद सोपान सिद्धांत की कमियां क्या हैं? तत्काल निर्णय लेने में अनुपयुक्त है, क्योंकि लाल फीताशाही को बढ़ाता है। संगठन की सफलता या असफलता उच्चाधिकारी पर निर्भर करती है। संगठन को रूढ़िवादी बनाता है। नवाचार या सुधार न के बराबर होते हैं। कर्मचारियों में कार्य के प्रति अरुचि पैदा करता है, क्योंकि अधीनस्थों को सदैव उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इसके समाधान क्या है? पद सोपान में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि स्तर लांघ सकें। और संगठन में पद सोपान के स्तर सीमित किए जाने चाहिए। संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, कंप्यूटर, फैक्स, ईमेल, नेटवर्किंग। उसके बाद है संगठन में अधीनस्थों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। फेयोल का गैंग प्लैंक सिद्धांत भी इस समस्या का तार्किक समाधान है। और डेविस व लोरेंस का मैट्रिक्स संगठन। गैंग प्लैंक सिद्धांत क्या है? फेयोल का कार्य में होने वाली देरी को कम करता है तथा साथ ही संगठन में त्वरित निर्णय निर्माण को सुनिश्चित करता है। देरी कम करेगा और त्वरित निर्णय निर्माण। फेयोल के अनुसार यह क्षैतिज रूप से किया जाने वाला संप्रेषण है। ये देखिए क्षैतिज इस प्रकार से, ये पद सोपान हो गया। तो इसमें ये कोई अलग स्ट्रक्चर है, मतलब ये विकास प्रशासन है, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसका अधिकारी ए जो है वो डायरेक्टली इसके अधिकारी सी से कांटेक्ट कर लेगा। तो ए को जो है यहाँ पे बैठे ई से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही और सी को भी इससे परमिशन नहीं लेनी पड़ रही। ये समानांतर एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। यही फेयोल का गैंग प्लैंक सिद्धांत है।
इसकी दो शर्तें हैं कि अधीनस्थों को सीधा क्षैतिज संचार करने से पूर्व इसकी सूचना अपने तत्काल सक्षम प्राधिकारी को देनी चाहिए। जो अपने से जस्ट ऊपर जो प्राधिकारी है उसको इसकी सूचना देनी चाहिए, और संचार के पश्चात भी सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए कि हमने ये संचार किया। इसके बाद मैट्रिक्स संगठन जो है डेइस व लॉरेंस का 1977 में जो उन्होंने दिया अपनी पुस्तक मैट्रिक्स में विकसित किया। इन संगठनों में उच्चस्थ अधीनस्थ संबंध नहीं होते, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा। तो इसमें सभी जो कर्मचारी हैं वो सेम जगह पे बैठे हैं, तो इससे क्या है कि उनके बीच में उच्चस्थ अधीनस्थ संबंध नहीं होंगे, बल्कि सभी के पास समान ही पावर्स होंगी। प्रत्येक कर्मचारी के पास समान प्रकार के कार्य व उत्तरदायित्व होते हैं। इन संगठनों में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे छाता संगठन भी कहते हैं। इसके बाद है आदेश की एकता। आदेश की एकता से अभिप्राय है कि संगठन में एक अधीनस्थ या कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यह सिद्धांत सैन्य प्रशासन से लिया गया है और विशेषता है इसकी पदसोपान सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को केवल एक ही स्थान से आदेश प्राप्त होना चाहिए। संगठन में सत्ता व नेतृत्व को स्पष्ट करता है। यह कर्मचारियों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। सैन्य प्रशासन से लिया गया है। एक व्यक्ति एक स्वामी सिद्धांत का समर्थक है और आदेशों की अनेकता को रोकता है, टकराव को रोकता है, भ्रम को रोकता है। तो इसका महत्व में भी यही हो जाएगा कि कर्मचारियों में भ्रम आशंका को कम करता है, संगठन में सत्ता के दोहराव को रोकता है, कर्मचारियों की उच्चाधिकारियों के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, संगठन में आदेशों की अनेकता को रोकता है, संगठन में प्रभावी अनुशासन व नियंत्रण को संभव बनाता है, संगठन में संचार की स्पष्टता को सुनिश्चित करता है, संगठन में प्रभावी निर्देशन को संभव बनाता है, संगठन में कार्य व निर्णय में होने वाली देरी को रोकता है, संगठन में सत्ता नेतृत्व को स्पष्ट करता है, संगठन को एकजुट बनाता है। इसके बाद में इसकी प्रासंगिकता क्या है? टेलर ने आदेश की एकता सिद्धांत की फंक्शनल फोरमैनशिप सिद्धांत द्वारा आलोचना की है। इनके अनुसार यह सिद्धांत शून्य प्रकार की चौधराहट है। फंक्शनल फोरमैनशिप सिद्धांत ये है कि नीति निर्माण नीति क्रियान्वयन के लिए अलग अलग बॉस हैं। एक श्रमिक के लिए रूट बाबू, समय व लागत बाबू, निर्देश पत्र बाबू, अनुशासन अधिकारी या नीति निर्माण से संबंधित श्रमिक को आदेश देंगे। वहीं नीतियों का क्रियान्वयन के लिए गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर ये सभी आदेश देंगे। एक श्रमिक को 8 विभिन्न स्थानों से आदेश प्राप्त होते हैं, अतः यह सिद्धांत कारखाने में अधिक प्रासंगिक नहीं है। साथ ही साथ सामान्य प्रशासन में भी यह सिद्धांत अव्यवहारिक है, क्योंकि एक कलेक्टर को विभिन्न स्थानों से आदेश प्राप्त होते हैं, जैसे कि भारतीय मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव। उसके बाद संगठन में विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ रही है, आईटी सेक्टर की भूमिका बढ़ रही है, संगठन में स्टाफ संस्थाओं की भूमिका बढ़ रही है। स्टाफ संस्थाएं भी वही हैं जहाँ पे विशेषज्ञ कार्य करते हैं, जिनके पास विशेषज्ञता होती है किसी चीज़ को लेकर। और बहुल कार्यपालिका का रोल कि एक ही काम को लेकर कई अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, तो सभी आदेश देते हैं, तो इसलिए आदेश की एकता लागू कर पाना व्यवहारिक नहीं हो पाता। उसके बाद में है नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय कर्मचारियों की उस संख्या से जिस पर एक उच्चाधिकारी प्रभावी व कुशलतापूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य संगठन में गुणवत्तापूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करना है। विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार दिए हैं कि हैमिल्टन ने कहा है कि 3 से 4 व्यक्तियों पर ही ये नियंत्रण का क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि एक उच्चाधिकारी जो है 3 से 4 अधीनस्थों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। फ्योल ग्रेकोनास के अनुसार 5 से 6, देवराज के अनुसार 8 से 10, राजा स्वामी शेखरन के अनुसार 12, उर्विक के अनुसार उच्च स्तर पर 4 से 6, मध्यम स्तर पर 6 से 8 और निम्न स्तर पर 8 से 12। अधीनस्थों की आदर्श संख्या ग्रेक्यूनास ने 5 बताई है और उर्विक ने 4 बताई है। विशेषताएं यह उच्चाधिकारियों का नियंत्रण का क्षेत्र है। विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कारक नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन में गुणवत्तापूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करना है। यह भी पद सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। औपचारिक कारक, कार्य की प्रकृति। यदि उच्चाधिकारी व अधीनस्थ के कार्य की प्रकृति समान हो तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि कार्य की प्रकृति असमान हो तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। स्थान, यदि उच्चाधिकारी के अधीनस्थ एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो उच्चाधिकारी का नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। ये अलग अलग स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। अनुभव एवं आयु, उच्चाधिकारी अनुभवी है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा और यदि अनुभवी नहीं है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा, नया नियुक्त हुआ हो तो। और यदि संगठन की आयु अधिक है यानी स्थापित हुए समय हो गया है तो उच्चाधिकारी का नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। और यदि संगठन पुराना है तो नया है तो कम होगा और पुराना है तो अधिक होगा। यानी कि संगठन को स्थापित हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा और यदि
कम समय हुआ है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। इसके बाद पर्यवेक्षण की आधुनिक तकनीकें, यदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, जैसे सीसीटीवी, जीपीएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और यदि पुरानी पर्यवेक्षण की तकनीकों का यूज कर रहा है तो फिर नियंत्रण का क्षेत्र भी कम होगा, जैसे प्रतिवेदन और भौतिक निरीक्षण। इसके बाद प्रत्यायोजन की सुविधा, यदि प्रत्यायोजन की सुविधा है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, और प्रत्यायोजन की सुविधा न हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। प्रत्यायोजन की सुविधा मतलब कि यदि अपने अधीनस्थों को अपना कार्यभार थोड़ा सा सौंप देगा तो उससे वो नियंत्रण पर ध्यान दे पाएगा। पद के स्तर यदि अधिक है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा, और पद सोपान के स्तर कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। अनौपचारिक कार्य कौन से हैं? व्यक्तित्व। यदि उच्चाधिकारी बुद्धिमान, कार्यकुशल, चतुर है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, और यदि आलसी, कामचोर है तो कम होगा। पारिवारिक स्थितियाँ, यदि परिस्थितियाँ सकारात्मक हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, और यदि परिस्थितियाँ नकारात्मक हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रेग क्यूनास का योगदान। ग्रेग क्यूनास द्वारा अपने विचार अपने लेख द रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन में 1933 में रखे। उनके अनुसार यह नियंत्रण के क्षेत्र के बजाय ध्यान का क्षेत्र है। उच्चाधिकारी को अधीनस्थों की संख्या की बजाय अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंधों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अधीनस्थों के मध्य 3 प्रकार के संबंध विकसित होते हैं। प्रत्यक्ष संबंध n है, प्रत्यक्ष समूह संबंध n इंटू n-1, आधे तिरछे संबंध n कोष्टक 2 की पावर n-1 ये फॉर्मूलाज हैं जो कि याद करने पड़ेंगे। और कुल संबंध जो है उनका फॉर्मूला ये है, अर्थात अधीनस्थों की संख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, वहीं अधीनस्थों में के मध्य बनने वाले संबंधों की संख्या ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा फॉर्मूलाज। इसके बाद महत्व क्या है? संगठन में गुणवत्तापूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करता है, कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण को संभव बनाता है, संगठन में संचार की स्पष्टता को बढ़ाता है, प्रभावी नियंत्रण में अनुशासन में वृद्धि करता है, अधीनस्थों के उच्चाधिकारियों के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, कर्मचारियों को प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है। नियंत्रण के क्षेत्र में वृद्धि करने वाले कारक। आधुनिक पर्यवेक्षण के यंत्र, यदि आधुनिक पर्यवेक्षण के यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा तो नियंत्रण के क्षेत्र में वृद्धि होगी, जैसे कंप्यूटर, सीसीटीवी, मोबाइल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक है। आधुनिक तकनीकें, जीपीएस, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। संगठन में विशेषज्ञों की बढ़ती भूमिका, यानी प्रशिक्षित कर्मचारी और स्टाफ संस्थाओं का प्रभाव, जैसे नीति आयोग। और पद सोपान के स्तरों में कमी, लोक निजी भागीदारी। सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बाद है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। कार्यभार की अधिकता या फिर विशेषज्ञता के अभाव में उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थों को किया गया कार्य, सत्ता और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण प्रत्यायोजन कहलाता है। कार्यभार अधिक हो इसलिए या फिर विशेषज्ञता प्राप्त करनी हो किसी मामले में, उसके लिए कार्य, सत्ता और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण किया जाना ही प्रत्यायोजन है। इसकी विशेषताएं क्या है? संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन में 3 तत्व होते हैं, कार्य, सत्ता व उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन एक अस्थायी प्रक्रिया है, यह पद सोपान सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्रत्यायोजन में जवाबदेहिता उच्चाधिकारी की होती है तथा उत्तरदायित्व जो है वो अधीनस्थ का होता है। सामान्यतः प्रत्यायोजन का मार्ग ऊपर से नीचे की ओर होता है, और प्रत्यायोजन के मुख्य उद्देश्य या कारण है उच्चाधिकारी का कार्यभार कम करना, कार्यों में विशेषज्ञता को प्राप्त करना। प्रत्यायोजन में सत्ता का दोहरा स्वरूप होता है, अंतिम सत्ता होती है उच्चाधिकारी के पास और आंशिक सत्ता होती है अधीनस्थ के पास। प्रत्यायोजन के प्रकार, औपचारिक व अनौपचारिक प्रत्यायोजन। उच्चाधिकारी द्वारा अपने कार्य, सत्ता और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण अधीनस्थ को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, मानकों के आधार पर किया जाता है तो औपचारिक प्रत्यायोजन, और यदि परंपरा के आधार पर किया जाता है तो अनौपचारिक प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष में यदि कार्य, सत्ता व उत्तरदायित्व सीधे ही प्रत्यायोजी को हस्तांतरित कर दी जाए और बीच में कोई मध्यस्थ न हो तो प्रत्यक्ष, और यदि किसी मध्यस्थ के माध्यम से किया जाए तो अप्रत्यक्ष। सामान्य व विशिष्ट प्रत्यायोजन। सामान्य प्रत्यायोजन, यदि प्रत्यायोजक एक कार्य की संपूर्ण गतिविधियां या संपूर्ण कार्य प्रत्यायोजी को हस्तांतरित कर देता है तो सामान्य प्रत्यायोजन, और यदि कार्य की कोई विशिष्ट गतिविधि को प्रत्यायोजी को हस्तांतरित करता है तो वो विशिष्ट प्रत्यायोजन। दिशा के आधार पर ऊर्ध्व यानी अपवर्ड प्रत्यायोजन नीचे से ऊपर की ओर, अधोगामी प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड, और फिर क्षैतिज जो है प्रत्यायोजन क्षैतिज दिशा में समानांतर और एकांतर विभागीय अलग है। स्थायी व अस्थायी प्रत्यायोजन। स्थायी, यदि प्रत्यायोजक अपने कार्य, सत्ता व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण स्थायी रूप से प्रत्यायोजी को कर दे। अस्थायी, यदि कार्य, सत्ता व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण अल्पावधि के लिए हो।
लिखित व मौखिक प्रत्यायोजन। लिखित कार्य सत्ता व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण लिखित रूप में हो, मौखिक या अलिखित यदि हस्तांतरण मौखिक आदेशानुसार हो। इसके बाद सशर्त और बिना शर्त, यदि शर्त के साथ प्रत्यायोजन हो और बिना शर्त के प्रत्यायोजन हो। इसके बाद है प्रत्यायोजन के कारण, महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता। उच्चाधिकारी का कार्यभार कम करना है, विशेषज्ञता प्राप्त करनी है। उसके बाद में अधीनस्थों में प्रबंध के गुणों का विकास करना है, संगठन की तकनीकी जटिलताओं का समाधान करना है, कर्मचारियों में प्रशासनिक कौशल या नेतृत्व शैली का विकास करना है, संगठन में समय व धन की बचत करनी है, उच्चाधिकारी के नियंत्रण के क्षेत्र में वृद्धि करनी है, विकेंद्रीकरण का रास्ता है, कर्मचारियों और अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि करता है। प्रत्यायोजन में बाधाएं कौन कौन सी हैं? संगठनात्मक बाधाएं हैं कि प्रत्यायोजन हेतु उचित प्रशिक्षण का अभाव है, सीमित मानव संसाधन है, संगठन का छोटा आकार है यदि संगठन नया ही स्थापित हुआ है, उच्चाधिकारी की ओर से उच्चाधिकारी घमंडी हो और अधीनस्थों के प्रति अविश्वास हो, अधीनस्थ की ओर से भूतकाल में यदि प्रत्यायोजन प्रक्रिया में उसको असफलता प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रत्यायोजन के प्रति नकारात्मक मानसिकता हो जाती है। इसके अलावा कर्मचारी में इच्छा शक्ति का ही, विल पावर का ही अभाव हो और अधीनस्थ का उच्चाधिकारी से संचार का अभाव हो, तो ये भी चुनौतियां बन सकती हैं, बाधाएं बन सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यायोजन हेतु आदर्श स्थिति। प्रत्यायोजन सदैव लिखित में किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन के साथ आदेश की एकता सिद्धांत को जोड़ा जाना चाहिए। गाजर व छड़ी का सिद्धांत जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि पुरस्कार व दंड प्रणाली को जोड़ा जाना चाहिए। समन्वय के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के बीच में संचार की स्पष्टता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजक व प्रत्यायोजी के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए, और यानी कि प्रत्यक्ष ही होना चाहिए ये हस्तांतरण। प्रत्यायोजन हेतु संगठन में उचित प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्यायोजन हेतु संगठन में संसाधनों की पर्याप्तता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर प्रत्यायोजन की सीमाएं कौन सी हैं? एक विधान, विषय की प्रकृति कैसी है, अधीनस्थों की योग्यता, अध्यक्ष का दायित्व, नियंत्रण की तकनीक और संगठन का आकार, ये प्रत्यायोजन की सीमाएं हैं। बाधाएं भी वैसे पढ़ ली थी अपन ने। उसके बाद प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण में अंतर। प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन में संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है प्रत्यायोजन, और विकेंद्रीकरण जो है बाह्य प्रक्रिया है। प्रत्यायोजन का उद्देश्य उच्चाधिकारी के कार्यभार को कम करना, वहीं विकेंद्रीकरण अधीनस्थ को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्यायोजन अस्थायी प्रक्रिया, वहीं विकेंद्रीकरण स्थायी प्रक्रिया है। प्रत्यायोजन सत्ता के दोहरा स्वरूप, प्रत्यायोजन में जो है सत्ता का दोहरा स्वरूप होता है, और विकेंद्रीकरण में संपूर्ण सत्ता अधीनस्थ के पास होती है, क्योंकि प्रत्यायोजन में जो है पूर्ण सत्ता जो है वो अभी भी उच्चाधिकारी के पास होती है, और आंशिक सत्ता जो है वो अधीनस्थ के पास होती है। वहीं विकेंद्रीकरण जो है उसके अंदर संपूर्ण सत्ता का जो हस्तांतरण है वो अधीनस्थ के पास कर दिया जाता है। प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो सकता है, वहीं विकेंद्रीकरण जो है केवल ऊपर से नीचे की ओर ही होगा। और प्रत्यायोजन संकुचित अवधारणा है, विकेंद्रीकरण व्यापक अवधारणा है। प्रत्यायोजन उच्चाधिकारी की जवाबदेहिता होती है, और विकेंद्रीकरण में जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व सभी अधीनस्थ के होते हैं। नियम व कानून उच्चाधिकारी द्वारा बनाता है प्रत्यायोजन में, और अधीनस्थ जो है वो विकेंद्रीकरण के अंदर नियम व कानून बनाता है। और प्रत्यायोजन में अधीनस्थ हेतु सीमित स्वायत्ता होती है, वहीं विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ हेतु पर्याप्त स्वायत्ता होती है। प्रत्यायोजन लिखित व मौखिक रूप से हो सकता है, वहीं विकेंद्रीकरण सदैव लिखित रूप में होता है। और प्रत्यायोजन के उदाहरण है एसपी द्वारा अपने कार्यों को एएसपी को सौंपना, वहीं विकेंद्रीकरण राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण। इसके बाद है शक्ति। शक्ति वह आंतरिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपनी इच्छानुसार प्रभावित किया जाता है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो यह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। शक्ति की विशेषताएं हैं, शक्ति आंतरिक योग्यता है, शक्ति का वैध रूप सत्ता है, शक्ति के 3 स्रोत हैं, बल, प्रभाव व सत्ता। शक्ति अधिकारों का स्रोत है, शक्ति में दंड व पुरस्कार दोनों संभावनाएं होती हैं। शक्ति का प्रयोग सकारात्मक व नकारात्मक हो सकता है। शक्ति के प्रकार 3 प्रकार हैं: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारात्मक शक्ति। और राजनीतिक शक्ति यह शासन व्यवस्था के निर्णयों से जुड़ी होती है तथा यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का मुख्य स्रोत है। आर्थिक शक्ति संसाधनों के वितरण से जुड़ी है। विचारात्मक शक्ति, यह शक्ति व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सोच विचारों को प्रभावित करती है। इसके बाद है सत्ता, अथॉरिटी। सत्ता आदेश देने का अधिकार व उसका पालन करवाने की शक्ति है। शक्ति का वैध रूप सत्ता है। विशेषताएं क्या है इसकी? संगठन में सत्ता का केंद्रीकरण शीर्ष पर होता है। सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति का वैध रूप सत्ता है। सत्ता के विभिन्न स्रोत होते हैं: संविधान, कानून, परंपरा। विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, अधीनस्थों की स्वीकृति, व्यक्ति का सामर्थ्य है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सामान्यतः सकारात्मक उद्देश्यों को लेकर अनुप्रयोग ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संगठन में सत्ता कम होती है। सत्ता के प्रकार हैं: रेखा सत्ता, स्थाप सत्ता, क्रियात्मक सत्ता।
लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। रेखा सत्ता, सत्ता जिसे आदेश देने का अधिकार हो, निर्णय लेने की शक्ति हो, स्टाफ संस्थाओं को निर्देश प्रदान करे, वो रेखा सत्ता है, जैसे सरकार के मंत्रालय विभाग। उसके बाद है स्टाफ सत्ता, सत्ता जो विशेषज्ञता के कारण सलाहकारी हो, रेखा सत्ता से निर्देश प्राप्त करती हो, विशेषज्ञ सत्ता भी कहा जाता है, जैसे आरपीएससी, नीति आयोग। क्रियात्मक सत्ता, फंक्शनल अथॉरिटी, यदि किसी संस्थान को क्रिया विशेष में या किसी गतिविधि में सत्ता प्राप्त हो, इसे सीमित सत्ता भी कहा जाता है, जैसे आरपीएससी को पदोन्नति के मामलों में। और मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार जो हैं वो है परंपरागत सत्ता, करिश्माई चमत्कारिक सत्ता या फिर वैधानिक सत्ता। परंपरागत सत्ता, यदि सत्ता परंपरा के रूप में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हस्तांतरित की जाए तो परंपरागत सत्ता कहलाती है, जैसे राजतंत्र यूएई और नॉर्थ कोरिया में है। करिश्माई चमत्कारिक सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी, इस सत्ता का संबंध उस व्यक्तित्व से है जिसमें अद्वितीय तथा बहुआयामी गुण हो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला। फिर है वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी, यह सत्ता संविधान, कानून, नियमों द्वारा प्राप्त होती है। सरकार के तीनों अंगों को वैधानिक सत्ता प्राप्त है। मैक्स वेबर इस सत्ता का समर्थन करता है, इसे कुर्सीमय सत्ता भी कहा जाता है। सत्ता के कार्य, सत्ता कार्य विभाजन को सुनिश्चित करती है, संगठन में अनुशासन व समन्वय स्थापित करती है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का माध्यम है, कर्मचारियों के मध्य विवादों का समाधान करती है, संगठन में प्रभावी निर्देशन को संभव बनाती है, संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करती है, कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन को भी सुनिश्चित करती है। सत्ता की सीमाएं कौन सी हैं? जैविक सीमाएं, यदि कर्मचारी के जीवन को खतरा हो तो। आर्थिक सीमा, कर्मचारी को आर्थिक होनी हो जाए। और तकनीकी सीमा, कर्मचारी में विशेषज्ञता का अभाव हो। और पर्यावरणीय सीमा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी। विधायी नियंत्रण, संसद व राज्य विधानमंडल का नियंत्रण, जैसे विभिन्न प्रस्तावों द्वारा नियंत्रण। कार्यपालिका नियंत्रण, अस्थायी कार्यपालिका मंत्रियों द्वारा नियंत्रण, निलंबन व निष्कासन द्वारा। न्यायिक नियंत्रण, विभिन्न न्यायालयों द्वारा नियंत्रण। मीडिया द्वारा नियंत्रण, लोक प्रशासन, लोक सेवकों की आलोचना करके। नागरिकों द्वारा नियंत्रण, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए विभिन्न अधिकारियों द्वारा, जैसे आरटीआई, संपर्क पोर्टल, नागरिक अधिकार पत्र। शक्ति व सत्ता में अंतर क्या है? शक्ति का प्रत्यायोजन संभव नहीं है, बल्कि सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है। इसके द्वारा शक्ति के द्वारा जो है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रभावित किया जा सकता है। और सत्ता जो है आदेश देने का अधिकार है और उनका पालन करवाने की शक्ति है। शक्ति एक आंतरिक योग्यता है, वहीं सत्ता जो है शक्ति का वैध रूप है। शक्ति सत्ता के बिना संभव है, सत्ता का अस्तित्व शक्ति के बिना संभव नहीं है। शक्ति के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है, सत्ता के साथ जवाबदेहिता जुड़ी रहती है। शक्ति के स्रोत बल, प्रभुत्व व सत्ता है, बल्कि सत्ता के स्रोत जो है वो परंपरा, प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, संविधान, कानून, अधीनस्थों की स्वीकृति, व्यक्ति का सामर्थ्य है। शक्ति का प्रयोग सकारात्मक व नकारात्मक हो सकता है, वहीं सत्ता का सामान्यतः सकारात्मक प्रयोग होता है। वैधता, वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ है वैधानिक या सांविधिक। और वैधता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित वर्ग के बीच विश्वास व सहमति को प्रतिबिंबित करता है। यह किसी भी शासन प्रणाली में सत्ता और शक्ति को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है। मैक्स वेबर, शासन करने के अधिकार में जनता के विश्वास को वैधता कहा जाता है। वैधता के स्रोत कौन से हैं? परंपराएं, मान्यताएं, जो कि राजतंत्र में होता है। विचारधारा, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। करिश्माई गुण या व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, मंडेला जी। और संविधान एवं कानून, भारत का संविधान, अधिनियम। विशेषताएं क्या है? यह शक्ति व सत्ता के मध्य कड़ी है, यह शासन व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है, इसका मुख्य आधार विश्वसनीयता है, लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है, शासन व्यवस्था का प्रमाणीकरण है, वैधता में जनता की भागीदारी अनिवार्य है, इसमें नियमों और कानूनों का पालन करना आवश्यक है। महत्व क्या है? यह शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है, यह शासन व्यवस्था में जन भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यह शासन व्यवस्था को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है, यह शासकों के आत्मविश्वास और विश्वसनीयता में वृद्धि करता है, राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, शासन व्यवस्था में प्रभावी नीति निर्माण को सुनिश्चित करता है, किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है, यह देश में आर्थिक विकास व निवेश को प्रोत्साहित करता है। वैधता का शक्ति व सत्ता से संबंध। शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। वैधता शक्ति व सत्ता के मध्य कड़ी का कार्य करती है। किसी राज्य व्यवस्था में केवल शक्ति का प्रयोग करके बलपूर्वक शासन किया जा सकता है, लेकिन सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब शासितों की दृष्टि में वैधता प्राप्त कर लेती है। जब सत्ता की इस शक्ति से घनिष्ठता बढ़ जाती है तो यह निरंकुश हो सकती है। जब सत्ता व वैधता में सामंजस्य बढ़ता है तो यह न्यायसंगत व जनप्रिय बनती है। वैधता का संकट। नए विचारों का उदय व नई व्यवस्था द्वारा पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के कारण जब शासक पक्ष एवं शासित पक्ष के मूल्यों एवं विश्वासों के बारे में सहमति समाप्त होने लगती है,
तो शासन व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसे वैधता का संकट कहा जाता है। इसके बाद है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसी कार्य पर नैतिक बंधन है, इसका दंडात्मक होना आवश्यक नहीं है। उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, एक नैतिक दायित्व और एक कानूनी दायित्व। नैतिक दायित्व उत्तरदायित्व है अपने आप में, और कानूनी दायित्व जवाबदेहिता है। उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में अंतर क्या है? उत्तरदायित्व स्वचेतना से संबंधित है, और जवाबदेहिता जो है इसका संबंध संगठनात्मक चेतना से है। उत्तरदायित्व यह स्व नियंत्रण को सुनिश्चित करता है, और जवाबदेहिता जो है बाह्य नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। उत्तरदायित्व व्यक्तिगत जीवन, सैन्य प्रशासन में सामान्य प्रशासन सभी जगह लागू होता है, वहीं जवाबदेहिता जो है सैन्य तथा सामान्य प्रशासन में लागू होता है। उत्तरदायित्व शक्ति से जुड़ा है और जवाबदेहिता सत्ता से जुड़ी है। उत्तरदायित्व की विशेषताएं: यह सत्ता पर नैतिक बंधन है, यह स्वचेतना से जुड़ा है, यह नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों से जुड़ा है, यह सत्ता के दुरुपयोग को कम करता है, यह लोक सेवक को निरंकुश बनने से रोकता है, यह व्यक्ति को कर्तव्यों को लेकर दबाव बनाता है तथा पूरा करने हेतु बल देता है। इसका महत्व है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, कर्मचारियों या अधीनस्थों को निरंकुश होने से रोकता है, यह शासन व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ाता है, इससे प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है, यह कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हैं तो इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है परंपरागत अवधारणा, दूसरी है आधुनिक अवधारणा। परंपरागत अवधारणाओं में शास्त्रीय विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंधन, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, जीवन संस्मरण पद्धति, राजनीतिक पद्धति, पाठ्य विषयवस्तु पद्धति। वहीं आधुनिक अवधारणा में मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था पद्धति, घटना अध्ययन पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, पारिस्थितिकी पद्धति। सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। इसके अन्य नाम है औपचारिक संगठन सिद्धांत, क्योंकि ये केवल औपचारिक संगठन का अध्ययन करता है, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत और यांत्रिक सिद्धांत। इसके समर्थक हैं मुने, रेले, गुलिक और विक फेयोल। शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं हैं, इस सिद्धांत ने लोक प्रशासन की प्रारंभिक विषय वस्तु का विकास किया। यह विचारधारा औपचारिक संगठन के अध्ययन पर बल देती है। शास्त्रीय विचारकों के अनुसार लोक व निजी प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं है। शास्त्रीय विचारकों ने दावा किया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है, संगठन में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह विचारधारा संगठन में अधिकतम समन्वय पर बल देती है। यह विचारधारा कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य मानती है। इसके अनुसार कर्मचारी को प्रोत्साहित करने का माध्यम मौद्रिक प्रोत्साहन है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है। यह विचारधारा कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन विशेषज्ञता के आधार पर करती है। इसकी आलोचनाएं क्या है? मानवीय भावनाओं व संवेदनाओं का अध्ययन अनुपस्थित है, क्योंकि यह कर्मचारियों को आर्थिक मनुष्य मानता है, मशीन मानता है। कर्मचारी आर्थिक मनुष्य के बजाय सामाजिक प्राणी है। रॉबर्ट डहल के अनुसार लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 समस्याएं हैं: मूल्य, व्यवहार व परिवेश। साइमन के अनुसार शास्त्रीय विचारकों द्वारा दिए गए सिद्धांत कहावतें, मुहावरे हैं। यह केवल औपचारिक संगठन के अध्ययन पर बल देता है, जबकि अनौपचारिक संगठन जो है वो औपचारिक संगठन का पूरक ही होता है। इसके महत्व क्या है? विभिन्न सार्वभौमिक सिद्धांत शास्त्रीय विचारकों द्वारा दिए गए, जैसे कार्य विभाजन, पद सोपान, समन्वय। शास्त्रीय सिद्धांत ने प्रारंभिक रूप से या प्रारंभिक अवस्था में विषय वस्तु प्रदान की लोक प्रशासन को। इसके बाद एलपीजी के पश्चात लोक व निजी प्रशासन के मध्य अंतर जो है नगण्य रह गया है। वर्तमान संगठनों में भी समन्वय जो है वो अपरिहार्य है। यह सिद्धांत लोक प्रशासन में शोध व अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंधन। समर्थक हैं इसके टेलर, गिलब्रेथ, गेंट। टेलर का योगदान: टेलर ने 4 थ्योरीज दी: एक मानसिक क्रांति, विभेदीकृत मजदूरी दर, अपवाद द्वारा प्रबंधन और 4 मूल नियम नाम से। पहला है मानसिक क्रांति। टेलर के अनुसार प्रबंधन में कर्मचारियों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए तथा एक दूसरे के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि प्रबंधन कर्मचारियों के लिए कार्य करेगा तो कर्मचारी जो है वो प्रबंधन के लिए कार्य करेंगे। जैसे कि प्रबंधन जो है वो कर्मचारियों को, श्रमिकों को सकारात्मक कार्य परिस्थितियाँ दे, उचित वेतन दे, बोनस दे, अतिरिक्त पारिश्रमिक दे, तो श्रमिक उत्पादन में वृद्धि करेंगे और इससे इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा कि उपभोक्ता को फायदा होगा, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त होंगी, चीप एंड क्वालिटेटिव गुड्स। विभेदीकृत मजदूरी दर: टेलर इस सिद्धांत द्वारा ठेका पद्धति का समर्थन करता है तथा सामान्य मजदूरी दर प्रणाली का विरोध करता है। विभेदीकृत मजदूरी दर मतलब अलग अलग व्यक्ति को अपने कार्य के लिए अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, यानी कि जिसने जितना अच्छा काम किया है उसको उतना अधिक मजदूरी देनी चाहिए, जिससे कि उत्पादन अधिक करेंगे और प्रोत्साहित होंगे, मतलब उत्पादन करने के लिए। इसके बाद है अपवाद द्वारा प्रबंधन। टेलर के अनुसार मजदूरों को अपनी दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं के स्तर पर उनका समाधान किया जाना चाहिए।
अपवाद स्वरूप इन समस्याओं को प्रबंधन तक लेकर जाना चाहिए और प्रबंधन को भी श्रमिकों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी वहाँ पे जाए और हस्तक्षेप करें। इससे प्रबंधन का महत्वपूर्ण समय बचेगा और वह संगठन की अन्य गतिविधियों में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। टेलर ने अप्रत्यक्ष रूप से श्रम संघों का विरोध किया। इसके बाद 4 मूल नियम। कार्यों को विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहिए, यानी कि विज्ञान का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना, कैसे किया जाता है कार्य को, वो निर्धारित करना चाहिए। टेलर ने संगठन में अंगूठे के नियम का विरोध किया। अंगूठे मतलब कि अनुभव, यानी कि नया व्यक्ति और नया संगठन भी अच्छे कार्य कर सकता है, अच्छा उत्पादन कर सकता है। इस हेतु टेलर ने 3 प्रयोग किए: समय अध्ययन, गति अध्ययन व थकान अध्ययन। कर्मचारियों का वैज्ञानिक आधार पर चयन किया जाना चाहिए। कार्य व कर्मचारी के मध्य समन्वय स्थापित करना। कर्मचारी के मध्य वैज्ञानिक विधियों के आधार पर कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। इसके बाद अलग से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि फंक्शनल फोरमैनशिप द्वारा, यानी कि कार्यात्मक पर्यवेक्षण सिद्धांत द्वारा इन्होंने आदेश की एकता सिद्धांत का खंडन किया था। फिर देखते हैं विशेषताएं वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं देखते हैं। इसके बाद यह विचारधारा संगठन में वैज्ञानिक विधियों में पद्धतियों के अनुप्रयोग पर बल देती है। यह विचारधारा अंगूठे के नियम का विरोध करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है, सीमित उत्पादन के स्थान पर, और संगठन में 3 का समर्थक है। नवलोक प्रबंधन को नव टेलरवाद भी कहा जाता है। यह विचारधारा भी कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य मानती है। यह भी मौद्रिक प्रोत्साहन के समर्थक है। इस विचारधारा की विशिष्ट विशेषता विभेदीकृत मजदूरी दर है। यह आदेश की एकता सिद्धांत का विरोध करती है, बाई फंक्शनल फोरमैनशिप। यह विचारधारा ठेका पद्धति की समर्थक है। यह श्रम संघों का विरोध करती है। इसका महत्व क्या है? एलपीजी सुधारों के पश्चात ठेका पद्धति प्रासंगिक है। नवलोक प्रबंधन 3 पर बल देता है। वर्तमान प्रशासन में भी पुरस्कार वेतन प्रणाली प्रासंगिक है। वर्तमान संगठनों में भी समन्वय अपरिहार्य है। लोक प्रशासन में वैज्ञानिक विधियों व मशीनों का प्रयोग किया जाता है। CPM, PERT, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कंप्यूटर, मोबाइल। सामान्य प्रशासन में आदेश की एकता सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है। यह विचारधारा लोक प्रशासन में शोध तथा अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करती है। यह विचारधारा लोक प्रशासन के साहित्य और विषय सामग्री को व्यापक बनाती है। इसके बाद इसकी आलोचनाएं देखते हैं। यह विचारधारा जो है कर्मचारी को औद्योगिक रोबोट मानती है। यह कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य मानती है, जबकि कर्मचारी जो है वो सामाजिक प्राणी होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन में मानवीय भावनाओं तथा संवेदनाओं का अध्ययन अनुपस्थित है। सीमित पूंजी के कारण यह विचारधारा छोटे संगठनों के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं है। श्रम संघ श्रमिकों हेतु महत्वपूर्ण प्रासंगिक होते हैं, जबकि यह विचारधारा इनका विरोध करती है। परंपरागत व वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर। परंपरागत प्रबंधन जो है वो अंगूठे के नियम पर बल देता है। वैज्ञानिक प्रबंधन वैज्ञानिक विधियों व पद्धतियों के अनुप्रयोग पर बल देता है। परंपरागत में वेतन की परंपरागत प्रणाली और वैज्ञानिक प्रबंधन में विभेदीकृत मजदूरी दर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका जितना योगदान है उसके अकॉर्डिंग उसको उतना अधिक पारिश्रमिक देना चाहिए। प्रबंधन में कर्मचारियों के मध्य समन्वय का अभाव, और वैज्ञानिक में मानसिक क्रांति द्वारा प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन कर्मचारी के लिए कार्य करेगा और कर्मचारी प्रबंधन के लिए कार्य करेगा। वहीं परंपरागत में निरंकुश नेतृत्व शैली और वैज्ञानिक में लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। फिर है राजनीतिक पद्धति। लोक प्रशासन अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रहकर लोक नीतियों का क्रियान्वयन करता है। राजनीतिक स्थिरता अच्छे व प्रभावी शासन को सुनिश्चित करती है। ऐतिहासिक पद्धति। यह पद्धति ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल देती है, जैसे अभिलेख, पांडुलिपि, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि। यह पद्धति इस बात को प्रोत्साहित करती है कि लोक प्रशासन के विद्वानों को ऐतिहासिक घटनाओं या वृत्तांत से सीखने का प्रयास करना चाहिए, जैसे वुड्रो विल्सन जो है वो इसके समर्थक हैं। एल.डी. व्हाइट ऐतिहासिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। एल.डी. व्हाइट के लेख हैं द फेडरलिस्ट, द जेफरसनियंस। अमेरिका के प्रारंभिक लोक प्रशासन का अध्ययन किया इन्होंने। फिर है जीवन संस्मरण पद्धति। यह ऐतिहासिक पद्धति के निकट है। यह विभिन्न प्रशासकों एवं विद्वानों के आत्मकथा के अध्ययन पर बल देता है। यह प्रोत्साहित करता है कि विभिन्न प्रशासकों के अनुभव से सीखना चाहिए। यह इस बात को भी प्रोत्साहित करता है कि निर्णय निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसमें बनर्जी व धर्मवीर की बुक्स के नाम है बनर्जी के अंडर टू मास्टर्स और धर्मवीर के मेमोस ऑफ ए सिविल सर्वेंट। इसके बाद पाठ्य विषय वस्तु पद्धति। यह पद्धति लोक प्रशासन द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अध्ययन पर बल देती है। इसके मुख्य स्रोत हैं सरकार के विभागों व आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन, सरकारी प्राधिकरणों के वार्षिक प्रतिवेदन। इसमें बुक है गोस एंड वालकोट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, याद नहीं करनी। इसके बाद है विधि पद्धति। यह जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूके आदि देशों में प्रचलित है। यह अध्ययन पद्धति 2 प्रकार के कानूनों के अध्ययन पर बल देते हैं, संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून। सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का अध्ययन
संवैधानिक कानून के अंतर्गत और प्रशासनिक कानून सरकार द्वारा बनाए गए आयोगों व प्राधिकरणों के कार्यों का अध्ययन। इसके बाद आधुनिक अवधारणाएं देखते हैं। सबसे पहले है मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत को नवशास्त्रीय शैली भी बोलते हैं, अनौपचारिक संगठन सिद्धांत भी बोलते हैं। जहाँ शास्त्रीय शैली में औपचारिक संगठन का अध्ययन किया जाता था, वहीं मानव संबंध सिद्धांत या फिर जिसको नवशास्त्रीय शैली नाम दिया गया उसमें अनौपचारिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। इसको डॉक्टरी पद्धति भी बोलते हैं। इसके समर्थक हैं मेयो, व्हाइटहेड, डिक्सन और रोथलिस बर्जर। इसकी विशेषताएं हैं, ये विचारधारा अनौपचारिक संगठन या समूह के अध्ययन पर बल देती है। यह अवधारणा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करती है। यह कर्मचारी को सामाजिक प्राणी मानती है। अनौपचारिक संबंधों, भावनाओं, संवेदनाओं का अध्ययन करती है। इस विचारधारा के अनुसार कार्य संतुष्टि से उत्पादन में वृद्धि होती है। यह श्रम संघों का समर्थन करती है। यह कर्मचारी को विचारों से युक्त इकाई मानती है। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है। यह सत्ता के स्वीकृति दृष्टिकोण को समर्थक है। सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। इस अवधारणा ने झुंड परिकल्पना को खारिज किया है और ओवन परिकल्पना का समर्थन किया है। झुंड परिकल्पना क्या है? कि कर्मचारी स्वार्थी लोगों का झुंड है, इसको नकारा है। और ओवन परिकल्पना यानी कि प्रबंधन को मशीनों के बजाय मनुष्य या कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए, इसका समर्थन किया है। इसकी आलोचनाएं क्या है? अमेरिका की ऑटो वर्कर यूनियन के अनुसार मेयो जो इसके समर्थक हैं उसको गाय समाजशास्त्री बताया है अमेरिका के ऑटो वर्कर यूनियन ने। इसके बाद हॉर्थन ने जो प्रयोग किया था कुछ लड़कियों पर, तो उसके बारे में कहा गया कि हॉर्थन प्रयोग के सैंपल जो है वो सामान्यकरण के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि कुछ लोगों पर आप प्रयोग करके उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रयोग करोगे तब उसको जनरलाइज किया जा सकता है। यह अवधारणा केवल अनौपचारिक संगठन के अध्ययन पर बल देती है, जबकि यह औपचारिक संगठन का ही पूरक होता है। यानी कि इसको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों पर बल देना चाहिए था। और मौद्रिक प्रोत्साहन भी कर्मचारी को अभिप्रेरित करता है। इसके बाद महत्व क्या है? वर्तमान संगठनों में भी श्रम संघ प्रासंगिक है, जैसे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्योंकि श्रम संघ जो है वो श्रमिकों की परेशानियां, उनकी शिकायतें वो रखने का एक मंच प्रदान करता है। वर्तमान प्रशासन में गैर मौद्रिक प्रोत्साहन प्रासंगिक है, जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर प्रशस्ति पत्र, यानी कि अपने आप में प्रशस्ति पत्र दिया जाना भी एक प्रोत्साहन का माध्यम है। मेयो का साक्षात्कार कार्यक्रम जन शिकायत निवारण का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान सरकार भी सेतु प्रयासरत है, जैसे संपर्क पोर्टल, लोक सेवा गारंटी कानून। साक्षात्कार यानी कि लोगों द्वारा डायरेक्टली सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में बताना और उनका फिर टाइम टू टाइम उनका निवारण कर देना, सॉल्यूशन दे देना। यह विचारधारा जो है जन सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। वर्तमान प्रशासन द्वारा प्रयास RTI एक्ट 2005, सामाजिक लेखा परीक्षण। वर्तमान संगठनों में भी समन्वय अपरिहार्य है। यह अवधारणा लोक प्रशासन में शोध व अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करती है, वहीं साहित्य को समृद्ध बनाती है। शास्त्रीय व नवशास्त्रीय शैली में अंतर। शास्त्रीय शैली में औपचारिक संगठन का अध्ययन, वहीं नवशास्त्रीय में अनौपचारिक संगठन का अध्ययन। शास्त्रीय में प्रबंधन का अध्ययन, नवशास्त्रीय में श्रमिकों का अध्ययन। शास्त्रीय में कर्मचारी आर्थिक मनुष्य माना गया है, नवशास्त्रीय में इसको सामाजिक मनुष्य माना गया है। शास्त्रीय में मौद्रिक प्रोत्साहन की बात की गई है, नवशास्त्रीय शैली में गैर मौद्रिक प्रोत्साहन की बात की गई है। शास्त्रीय में सत्ता का प्रवाह जो ऊपर से नीचे माना गया, वहीं नवशास्त्रीय में सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर माना गया। शास्त्रीय के अनुसार उत्पादन में वृद्धि से कार्य संतुष्टि बढ़ेगी, और नवशास्त्रीय का मानना है कि कार्य संतुष्टि बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होगी। शास्त्रीय में कर्मचारी को मशीन माना गया है, नवशास्त्रीय में विचारों से युक्त इकाई माना गया है। और शास्त्रीय जो है वो झुंड परिकल्पना के निकट है, वहीं नवशास्त्रीय ओवन परिकल्पना के निकट है। शास्त्रीय में निरंकुश नेतृत्व शैली है, वहीं नवशास्त्रीय में लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली है। शास्त्रीय में को यांत्रिक सिद्धांत बोलते हैं, वहीं नवशास्त्रीय को डॉक्टरी या चिकित्सकीय पद्धति बोलते हैं। शास्त्रीय शैली सिद्धांत निर्माण पर बल देती है, नवशास्त्रीय शैली कर्मचारियों की भावनाओं, संवेदनाओं के अध्ययन पर बल देती है। शास्त्रीय के समर्थक मोनेरेले गुलिक है, वहीं नवशास्त्रीय के मेयो, डिक्सन, व्हाइटहेड, बर्जर हैं। तो यदि आपको ये अंतर अच्छे से याद रहेगा तो शास्त्रीय व नवशास्त्रीय दोनों शैलियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। मानव संबंध सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन में तुलना। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन और मानव संबंध सिद्धांत जो अपन ने पढ़े हैं, इन दोनों के अंदर अंतर देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वैज्ञानिक विधियों में पद्धतियों के अध्ययन पर बल देता है। मानव संबंध सिद्धांत जो है अनौपचारिक संगठन या मानव संवेदनाओं के अध्ययन पर बल देता है। और वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत मौद्रिक प्रोत्साहन की बात की गई है, मानव संबंध में गैर मौद्रिक प्रोत्साहन के। वैज्ञानिक में कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य माना गया है, मानव संबंध में कर्मचारी को सामाजिक प्राणी।
वैज्ञानिक प्रबंधन उत्पादन में वृद्धि से कार्य संतुष्टि, वही मानव संबंध में कार्य संतुष्टि से उत्पादन में वृद्धि। वैज्ञानिक में कर्मचारी को औद्योगिक रोबोट माना गया है, वही मानव संबंध में विचारों, संवेदनाओं, भावनाओं से निर्मित इकाई माना गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन में श्रम संघों का विरोध किया गया है, वही मानव संबंध में श्रम संघों का समर्थन किया गया है, और वो ही उनके समर्थक टेलर, गेट, गिलब्रेथ, मेयो, डिक्सन, व्हाइटहेड। दोनों में समानताएं क्या है? दोनों में अध्ययन का मुख्य बिंदु जो है वो श्रमिक है। दोनों का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है। दोनों में लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली है। दोनों प्रबंधन में कर्मचारी के मध्य समन्वय पर बल देते हैं। दोनों लोक प्रशासन के साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन में समानता, शास्त्रीय और नवशास्त्रीय शैली में समानता एक तरीके से, शास्त्रीय व वैज्ञानिक प्रबंधन, ये पीछे नहीं लिखवाया गया बल्कि यहाँ पे लिखवा दिया। जो परंपरागत के अंदर शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ने पड़े थे, उन दोनों में समानता क्या है? दोनों औपचारिक संगठन का अध्ययन करते हैं, दोनों मौद्रिक प्रोत्साहन का समर्थन करते हैं, दोनों कर्मचारियों को आर्थिक मनुष्य मानते हैं, दोनों उत्पादन पर बल देते हैं, दोनों कर्मचारी को मशीन या रोबोट मानते हैं। इसके बाद व्यवहारवादी सिद्धांत बर्नार्ड और साइमन द्वारा दिया गया। इसकी विशेषता है मानव संबंध सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप है। यह मानवीय व्यवहार, विचारों और मूल्यों पर बल देता है। व्यवहारवादी विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन को विज्ञान बनाया जाना चाहिए। यह लोक प्रशासन में सूक्ष्म तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। व्यवहारवादी चिंतकों के अनुसार निर्णय निर्माण संगठन का हृदय है। यह लोक प्रशासन में अंतर विषयी अध्ययन पर बल देता है। यह भी सत्ता के स्वीकृति दृष्टिकोण का समर्थक है। इसका महत्व है, यह लोक प्रशासन को व्यवहारिक विषय बनाता है। यह लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ एकीकृत करता है, यानी अंतर विषयी अध्ययन पर बल देता है। इसके बाद निर्णय निर्माण आधुनिक संगठनों में भी महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली को प्रोत्साहित करता है, शोध अनुसंधान को और साहित्य को व्यापक बनाता है। इसके बाद मानव संबंध सिद्धांत तथा व्यवहारवादी सिद्धांत में तुलना। मानव संबंध सिद्धांत कर्मचारियों के मध्य बनने वाले संबंधों का अध्ययन करता है, और व्यवहारवादी सिद्धांत कर्मचारियों के व्यवहार, आंतरिक मूल्य और विचारशीलता के अध्ययन पर बल देता है। मानव संबंध सिद्धांत व्याख्यात्मक अध्ययन पर बल देता है, वहीं व्यवहारवादी सिद्धांत विश्लेषणात्मक व सूक्ष्म अध्ययन पर बल देता है। मानव संबंध सिद्धांत वृहद अध्ययन पर, ये सूक्ष्म अध्ययन पर। मानव संबंध सिद्धांत जो है निर्णय निर्माण मूल्यों के आधार पर होता है, और व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार निर्णय निर्माण तथ्यों में मूल्यों के आधार पर होता है। दोनों में समानताएं क्या है? अनौपचारिक संगठन का अध्ययन किया, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, सत्ता का स्वीकृति दृष्टिकोण का समर्थन, और मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद है व्यवस्था सिद्धांत। इसके समर्थक भी साइमन और बर्नार्ड ही हैं। विशेषताएं हैं, प्रत्येक सामाजिक संरचना में विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, बंद व्यवस्था, खुली व्यवस्था। एक व्यवस्था में विभिन्न उपव्यवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक उपव्यवस्था का एक विशिष्ट कार्य होता है। उपव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं। यदि एक भी उपव्यवस्था प्रभावित होती है तो इससे संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रत्येक खुली हुई व्यवस्था बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है, जैसे सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश। प्रत्येक व्यवस्था को गतिशील, डायनेमिक होना चाहिए। इसका महत्व क्या है? यह सिद्धांत प्रशासनिक सुधार और नवाचारों को प्रोत्साहित करता है, टीम वर्क, समन्वय को प्रोत्साहित करता है। यह पहला सिद्धांत है जिसने समझाया कि किस प्रकार संगठन बाह्य परिवेश से प्रभावित होता है। यह लोक प्रशासन में शोध व अनुसंधान को बढ़ाता है और विषय वस्तु को समृद्ध बनाता है, संगठन की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। इसके बाद संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इसके समर्थक है रिक्स, आमंड, एप्टर, पार्सन्स। मान्यताएं, विशेषताएं क्या है इसकी? इस विचारधारा के अनुसार संरचनाएं दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष संरचना और प्रत्यक्ष संरचना जो दिखाई दे, जैसे कलेक्टर कार्यालय, सचिवालय आदि, या प्रत्यक्ष संरचना जो कि अदृश्य हो, जैसे सत्ता। प्रत्यक्ष संरचना के निश्चित प्रकार होते हैं। वे उद्देश्य जिन्हें संरचना प्राप्त करना चाहती है वे प्रकार्य होते हैं। प्रकार्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रकार्य और गुप्त प्रकार्य। प्रत्यक्ष या प्रकट जो संस्था या फिर संगठन के वांछित उद्देश्य होते हैं, और गुप्त प्रकार्य जो अवांछित, अनिश्चित उद्देश्य या परिणाम होते हैं। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। प्रकार्य के बिना संरचना का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके बाद है पारिस्थितिकी पद्धति। जॉन गोस को पारिस्थितिकी पद्धति का पिता कहा जाता है। यह विचारधारा संगठन पर परिवेश के प्रभाव का अध्ययन करती है एवं यह व्यवस्था सिद्धांत का विस्तार है। रिक्स ने इस विचारधारा का विकास किया क्योंकि उसने चीन, थाईलैंड, ताइवान, फिलीपींस आदि देशों के प्रशासन पर परिवेश के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके बाद घटना अध्ययन पद्धति। यह पद्धति 1930 के आसपास अमेरिका में लोकप्रिय हुई। इस पद्धति में प्रशासनिक समस्याओं को घटना मानकर अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा का उद्देश्य प्रशासनिक समस्याओं के कारणों को ढूंढना है। इसके बाद है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी परिवर्तन या सुधार पर बल देता है। विकास प्रशासन
प्रशासन द्वारा विकास है। विडनर के अनुसार विकास प्रशासन कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी व्यवस्था है। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग यूएल गोस्वामी द्वारा अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में सर्वप्रथम 1955 में किया गया। विकास प्रशासन के पिता जो है जॉर्ज गेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट, गोल एंड मेथड्स। उदय के कारण, विकास प्रशासन के उदय के कारण क्या है? एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 9 स्वाधीन देशों का उदय हुआ, जिसके कारण विकास प्रशासन का उदय हुआ। और शीत युद्ध के कारण अमेरिका व यूएसएसआर द्वारा 9 स्वाधीन देशों को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 स्वाधीन देशों को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पाश्चात्य विकास मॉडल असफल हुआ और स्थानीय विकास मॉडलों की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का योगदान, यानी कि समानांतर प्रशासनिक समूहों में यदि सुधार हो रहे हैं तो इधर भी सुधार होंगे। विकास प्रशासन विकासशील देशों में प्रासंगिक है। विकास प्रशासन के माध्यम भारत के विशेष संदर्भ में तो माध्यम कौन कौन से, जैसे पीएमओ द्वारा केंद्र सरकार के नीति आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सचिवालय के द्वारा, सीएमओ के द्वारा राज्य सरकार, मीडिया, एनजीओ, विदेशी ऋण अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, लोक सेवक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज्य सचिवालय, सभी के द्वारा विकास प्रशासन सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रशासन के उद्देश्य सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं व समस्याओं की पहचान करना, विकास कार्यक्रमों हेतु संसाधनों का आकलन करना, विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करना, विकास कार्यक्रमों व गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, विकास प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना, लोक प्रशासन में प्रशासनिक विकास को सुनिश्चित करना, यानी कि प्रशासन का विकास। विकास प्रशासन यानी कि प्रशासन के द्वारा विकास करना और प्रशासनिक विकास यानी कि प्रशासन का विकास। विकास प्रशासन की विशेषताएं, इसकी दोहरी प्रकृति होती है, व्यवस्था के रूप में और लोक प्रशासन की एक शाखा के रूप में। विकास प्रशासन जो है वो परिणामोन्मुखी प्रशासन है, परिणाम पर बल देता है। लक्ष्योन्मुखी है, लक्ष्य निर्धारित करता है। और ग्राहकोन्मुखी प्रशासन है, सेवा वितरण में ग्राहकोन्मुखता रखता है। और प्रतिबद्ध प्रशासन है, यह समाज के गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध है। समयोन्मुखी है, समय पर कार्य पूरा करने पर बल देता है। विकेंद्रीकृत प्रशासन है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर बल देता है। प्रशासनिक विकास है अपने आप में। प्रशासनिक सुधारों व नवाचारों का समर्थक है, क्योंकि यह सामाजिक व आर्थिक न्याय पर बल देता है। जन सहभागिता में वृद्धि पर बल देता है। प्रशासन में आधुनिकीकरण पर बल देता है, देश में सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से। और विकास प्रशासन तथा परंपरागत प्रशासन में अंतर। परंपरागत प्रशासन जो है यथास्थिति का समर्थक है, वहीं विकास प्रशासन परिणामोन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी है। और परंपरागत प्रशासन शक्तियों के केंद्रीकरण पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन जो है विकेंद्रीकरण पर बल देता है। परंपरागत प्रशासन के उद्देश्य सरल है, वहीं विकास प्रशासन के बहुआयामी, अनेक और जटिल प्रकार के उद्देश्य हैं। परंपरागत प्रशासन जो है वो रचनात्मकता और आविष्कारों का विरोध करता है, वहीं विकास प्रशासन जो है रचनात्मकता और आविष्कारों का समर्थक है। परंपरागत प्रशासन जो है जन सहभागिता के अभाव पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन जो है जन सहभागिता युक्त प्रशासन है। परंपरागत प्रशासन पुलिस नियामक के राज्य में प्रासंगिकता रखता है, वहीं विकास प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य में प्रासंगिक है। परंपरागत प्रशासन कार्य समय पर पूरा नहीं होते थे परंपरागत प्रशासन में, वहीं विकास प्रशासन समयोन्मुखी प्रशासन है। परंपरागत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही साथ राजस्व संग्रहण करना है। वहीं विकास प्रशासन जो है कानून और राजस्व संग्रहण के साथ साथ विकास कार्यों को सुनिश्चित करता है। परंपरागत प्रशासन मितव्ययिता पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन लक्ष्य पर बल देता है। परंपरागत प्रशासन पद सोपान पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन पद सोपान में लचीलेपन पर बल देता है। परंपरागत प्रशासन योजनाओं पर निर्भर नहीं था, वहीं विकास प्रशासन योजनाओं पर बल देता है। और परंपरागत प्रशासन ग्राहकोन्मुखता का अभाव है, वहीं विकास प्रशासन में ग्राहकोन्मुखता पर बल दिया जाता है। 1947 से पहले भारत का लोक प्रशासन जो था वो परंपरागत प्रशासन की ओर था, और 1947 के पश्चात भारत का लोक प्रशासन विकास प्रशासन की ओर है। विकास प्रशासन का महत्व है, व्यवस्था के रूप में नियामक राज्य का पूरक है ये, यानी कि नियमन का कार्य भी करता है प्लस में विकास का कार्य भी करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, नीतियों का निर्माण करता है, क्रियान्वयन करता है, मूल्यांकन करता है, प्रशासनिक सुधारों व नवाचारों का माध्यम है। यह सरकारी योजनाओं में जन सहभागिता को सुनिश्चित करता है, लोक प्रशासन की विशेष सामग्री को समृद्ध बनाता है, लोक प्रशासन में शोध अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करता है। लोक प्रशासन को पहचान के संकट काल में उत्तरजीविता प्रदान की थी विकास प्रशासन ने। यह राष्ट्र निर्माण में उपयोगी है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन सुधारों पर बल देता है।
विकास प्रशासन की सीमाएं: प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, संसाधनों का अभाव, लाल फीताशाही, लोक सेवकों व राजनीतिज्ञों में इच्छाशक्ति का अभाव, विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता का अभाव, गठबंधन सरकारें, अस्थिर सरकारें, तकनीकी नवाचार व उन्नयन का अभाव, राजनेताओं व लोक प्रशासकों के मध्य साठगांठ, जन जागरूकता का अभाव, सामान्य बनाम विशेषज्ञ विवाद, मंत्री और लोक सेवकों के बीच विवाद, नीति निर्माण में विशेषज्ञों की सीमित भूमिका, विकास प्रशासन हेतु आदर्श स्थिति: लाल फीताशाही को कम किया जाना चाहिए, संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए, विशेषज्ञों को एकीकृत पद सोपान के माध्यम से प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार निवारण हेतु डिजिटल तकनीक और तकनीकी नवाचार किए जाने चाहिए। विकास प्रशासन का क्षेत्र जो है वो 8 बिंदुओं के अंतर्गत है, जिसमें पहला है सामान्य प्रशासन। इसके अंतर्गत उन विभागों व संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से विकास कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के रूप में पीएमओ, सीएमओ, नीति आयोग, रीति आयोग। और दूसरा है विकास प्रशासन की एजेंसियां। इसके अंतर्गत उन विभागों व संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष रूप से विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण स्वरूप पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएं। फिर तीसरा है पोस्ट कोड तकनीक, लूथर गुलिक द्वारा दी गई, जो विकास प्रशासन में भी प्रासंगिक है। यह निम्न प्रकार है: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, मानव संसाधन का संगठन करना, स्टाफिंग, भर्ती, प्रशिक्षण, पदस्थापन, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्य, स्थानांतरण, डायरेक्टिंग, निर्देश प्रदान करना, कर्मचारियों को कोऑर्डिनेटिंग, कर्मचारी विभागों संस्थाओं के मध्य समन्वय और रिपोर्टिंग, विकास कार्य और योजनाओं के प्रगति विवरण प्राप्त करना, बजटिंग, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, विकास कार्यों तथा योजनाओं हेतु। उसके बाद है प्रशासनिक विकास। विकास प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन में किए गए सुधार, नवाचार एवं परिवर्तन ही प्रशासनिक विकास है। वस्तुतः यह प्रशासन का विकास है। प्रशासनिक विकास के माध्यम प्रशासनिक सुधार आयोग, समितियां, नवाचार, स्वतः सुधार, परिवेश के प्रभाव के कारण। और फिर है लोक सेवकों का प्रशिक्षण। सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले लोक सेवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम, और विभिन्न प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। फिर है छठा जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। यह विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। जनसंपर्क के माध्यम है मीडिया, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ नाटक। उसके बाद है मानवीय मूल्यों व परंपराओं का अध्ययन। सरकार विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व इनके मानवीय मूल्यों व परंपराओं पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करवाती है। इसके बाद है विभागों का अध्ययन। पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, नीति आयोग आदि का अध्ययन। इसके बाद है नवलोक प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर। सबसे पहले देखते हैं नवलोक प्रशासन और विकास प्रशासन जो है उसमें समानता। लोक प्रशासन में सुधार पर बल, जन सहभागिता, ग्राहकोन्मुखता, विकेंद्रीकरण, पद सोपान में लचीलापन, मूल्योन्मुखता, प्रतिबद्ध व संवेदनशील प्रशासन, प्रत्यायोजन, सामाजिक समता। उसके बाद में नवलोक प्रशासन और विकास प्रशासन के बीच अंतर। नवलोक प्रशासन जो है उसका उदय का कारण जो है अमेरिका में सामाजिक आर्थिक असंतोष है। वहीं विकास प्रशासन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न स्वाधीन देशों के उदय के कारण इसका विकास हुआ, उदय हुआ। और नवलोक प्रशासन जो है इसने लोक प्रशासन की आलोचना की। विकास प्रशासन लोक प्रशासन पर निर्भर है। नवलोक प्रशासन विकसित देशों हेतु प्रासंगिक है, वहीं विकास प्रशासन जो है विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। नवलोक प्रशासन नवीन अवधारणा है, वहीं विकास प्रशासन अपेक्षाकृत पुरानी अवधारणा है। इसके बाद है प्रशासनिक विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। प्रशासनिक विकास प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन में किए गए नवाचार, सुधार व परिवर्तनों का योग है। वस्तुतः यह प्रशासन का विकास है।